डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जेएनयू आईआरएम यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडीज के पेपर के साथ आज आपका स्वागत है। 2021 पेपर एनालाइज करेंगे और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी इस टाइप की एमसीक्यू एनालिसिस हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है, पर्टिकुलरली डीयू, यूजीसी नेट एंड किसी भी एग्जाम, सेट, रेट, सब के लिए। So let us begin JNU IRM 2021 paper analysis with lots of explanation and additional information. इससे पहले कि क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करें, कुछ डिस्क्लेमर। ये बहुत क्यूरियस मिक्स है क्वेश्चन का, जिसमें से कि बहुत सारे क्वेश्चन इजी टू मीडियम हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन IRGK पे हैं, एज सच कोई थ्योरी या कॉन्सेप्ट पे नहीं है, और बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन सेंस के हैं। इस पेपर को देखने के बाद और इसके कट ऑफ जो कि बहुत हाई है, मेरा ये स्पष्ट मानना है कि आप इस टाइप के एग्जाम को, इवन पीआईएसएम को भी, आप सीधे नॉलेज के बेसिस पे क्रैक नहीं कर सकते हैं। किसी भी ऐसे एग्जाम को आप नॉलेज के बेसिस पे नहीं क्रैक कर सकते जहां की कट ऑफ 90 के आसपास जाता हो, मतलब 90%। नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल। केवल आप कर सकते हैं कुछ टिप्स से, जो सबसे लास्ट स्लाइड में हम चर्चा करेंगे, उसको होल्ड ऑन कर लीजिए। देन और देखिए कि मैं किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, वो मैं कहना चाहता हूं। मैं आपके साथ इसको सॉल्व करूंगा। एंड सेकंड ये है कि जैसा हर एग्जाम में होता है, कुछ क्वेश्चन इसमें अर्बिट हैं, कुछ क्वेश्चन जो हैं वो डिफिकल्ट हैं, और कुछ क्वेश्चन जो है रॉन्ग हैं, रॉन्गली दिए हुए हैं, जो जो होता ही है, उसको चैलेंज किया जाना चाहिए होगा, या जो भी है। and some questions are good also, so mix of many question। एक बात और है कि इसमें 20 क्वेश्चन कंप्रीहेंशन के हैं, 10-10 दो पैसेज हैं, 10-10 उसमें से कल मैंने एक किया। इट इज वेरी डिफिकल्ट कि यूट्यूब वीडियो में जो है कंप्रीहेंशन टाइप के क्वेश्चन किया जाए, फिर भी मैंने एक किया है आपको आइडिया देने के लिए। विद दिस डिस्क्लेमर लेट अस बिगिन। और फाइनली कि मैं क्वेश्चन मार्क करूंगा, इसका मतलब है कि आप उसमें और रिसर्च कर लीजिए जहां पे मुझे खुद भी कंफ्यूजन है, और जो रॉन्ग जिसके सवाल मुझे लग रहे हैं वहां भी मैं क्वेश्चन मार्क दूंगा, आप उस पर रिसर्च कीजिए। नाउ लेट अस बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन, इंडिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। सबसे पहला ही देख के मेरे स्टूडेंट को बाउंसर जैसा लगा होगा, और आपको भी लग रहा होगा, बहुत कॉमन नहीं है। वॉज लिखा है जबकि यहाँ इज होना चाहिए, अभी भी है। इज एन इकोनॉमिक एग्रीमेंट बिटवीन कंट्रीज दैट एम्ड एट। अब देखिए, AGC के बारे में यदि आप पढ़ेंगे तो ये एक तरह का एग्रीमेंट है, आप देख ही रहे हैं। वो कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर मतलब जहां पे कि आप रोड या सी पोर्ट या सब बिल्ड करते हैं, जहां की बहुत फ्री ट्रेड के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके। सो जो नेट से मैंने देखा है कि AGC would consist of four main component: development and cooperation project, quality infrastructure and institutional connectivity, capacity and skill development and people to people partnership। इसके साथ एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो ये कहता है, बहुत वाइटल है इस क्वेश्चन के लिए, कि अनलाइक OBOR, जिसको कि अब BRI बोलते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो चाइना ने लिया है, जिसपे कि इसी पेपर में क्वेश्चन है, विच इंटेल्स डेवलपमेंट ऑफ बोथ लैंड कॉरिडोर एंड ओशन। दोनों ही BRI में है, लैंड कॉरिडोर एंड ओशन के जो पोर्ट के जो लिंक होते हैं, मैरीटाइम सिल्क रोड। AGC विल इसेंशियली बी ए सी कॉरिडोर, इसमें लैंड नहीं है। तो ये वो जो ऑप्शन है, डेवलपमेंट ऑफ बोथ सी एंड लैंड कॉरिडोर बिटवीन एशिया एंड अफ्रीकन कंट्री, ये रॉन्ग हो जाता है इस इंफॉर्मेशन से, और इसी से आप बाकी आगे पढ़ लीजिएगा। इससे ही ये क्रैक होता है, क्योंकि बाकी यदि आप पढ़ेंगे, बहुत लंबा लंबा है, मैं पढ़ नहीं रहा हूं, तो ये सब बहुत जनरल स्टेटमेंट है और आपको लगेगा ये गलत नहीं हो सकता है। जैसे रिवाइवल ऑफ ओल्ड सी रूट्स टू इनहांस फर्दर कोऑपरेशन बिटवीन एशिया एंड अफ्रीका, इनहांसिंग कोऑपरेशन बिटवीन, ऑल वेरी जनरल स्टेटमेंट। यही मैं कहता हूं कि नैक डेवलप कीजिए, स्टेटमेंट को पढ़ के सही या गलत का फैसला करना। दूसरा, इससे पहले कि आप सभी को ध्यान से पढ़ें, आप ऑप्शंस को जल्दी देखिए। ऑप्शन देख के क्या लगता है, केवल एक ही गलत है, ये कह रहा है। ये ऑप्शन आपको बता रहा है कि 4 जरूर सही हैं, और आपने एक गलत खोज लिया, बाकी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ये गलत आपको पिक हो गया। बाकी पढ़ लीजिए इसके बारे में। ऑफ कोर्स ये थोड़ा ऑड है, सो इसलिए मैं इसको डिफिकल्ट की श्रेणी में रख रहा हूं। नाउ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो हैं बहुत ज्यादा हैं इसमें। इसमें 2 स्टेटमेंट दिए जाते हैं, और ऑप्शन ऐसा होता है कि ऑप्शन 1 होता है दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन 2 होता है दोनों स्टेटमेंट गलत हैं।
थर्ड में स्टेटमेंट 1 सही है, दूसरा गलत है, फोर्थ में स्टेटमेंट 1 गलत है और स्टेटमेंट 2 सही है। मैंने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिए हैं जगह बचाने के लिए, आप समझ जाएंगे जो मैंने अभी बताया। स्टेटमेंट 1 है बांडुंग कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1955 इन इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का एक शहर है, अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रेसिडेंट सुकार्नो ऑफ इंडोनेशिया and Prime Minister Nehru of India was first ever conference that included many Asian and African country। आप लोगों ने जो भी थोड़े बहुत हिस्ट्री नाम का पढ़ा होगा उसमें बाडुंग कॉन्फ्रेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक माइलस्टोन है, उसके बाद नाम बना था 5-6 साल बाद। और सुकर्णो जो है नेहरू जी के साथ नाम में भी थे लीडर, तो ये ट्रू है स्टेटमेंट। This conference was a result of the unsatisfied countries of Asia and Africa who were constantly kept out of decision making by the West and also an opposition to colonial policy। अब अगेन ये इतना जनरल स्टेटमेंट है कि इस तरह का स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं होता है इस तरह के स्टेटमेंट वाले में, रीजनलाइजेशन में, तो ये भी ट्रू है और दोनों ट्रू है। तो ऑप्शन 1 या जो भी, ध्यान दीजिएगा कहीं कहीं ऑप्शन उल्टा सीधा भी जेएनयू में रहता है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ये इसका आंसर है। नाउ रीजन एडजस्टमेंट का जो आपको पता है ऑप्शंस क्या होते हैं, इसमें ऑप्शन 1 होते हैं जहां ए और आर दोनों सही हैं और आर सही ढंग से एक्सप्लेन करता है ए को। जो दूसरा ऑप्शन इसमें होता है ऑप्शन 2, उसमें दोनों ए और आर सही होते हैं लेकिन आर एक्सप्लेन नहीं करता है। और फिर 3 और 4 जो ऑप्शन होते हैं, एफ सी और डी, उसमें ए सही आर गलत, आर सही ए गलत, ऐसा होता है। दोनों एक साथ गलत नहीं होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है इसमें। चूंकि दोनों रीजन एडजस्टमेंट एक ही साथ गलत का ऑप्शन ही नहीं है, इसका मतलब है यदि एक सही है तो आइदर दूसरा सही होगा या दूसरा गलत होगा। मतलब आप सही गलत जो है दूसरे को फिर आप ट्रू फॉल्स करके आप सीधा 3 और 4 पे जा सकते हैं, फिर 1 और 2 ऑप्शन खत्म हो जाता है। तो इस ऑप्शन के खेल को समझने की कोशिश कीजिए जो मैं कह रहा हूं। अब यहां देखिए, ब्रिक्स कंट्रीज हैव बीन एबल टू प्रोवाइड ईच अदर विथ लेस फाइनेंशियल डिपेंडेंसी ऑन द वेस्ट। कौन बोलेगा कि ऐसा नहीं है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनता ही है, ब्रिक्स बना है तो हमें जो वेस्ट के जो कंट्री है अमेरिका या यूरोप उस पर डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। तो ये ट्रू है। यदि ये ट्रू है, अब इसको चेक करते हैं रीजन को कि अपने आप में वो ट्रू है या नहीं। विद द हेल्प ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक, अब यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, बिग पहले इसको ब्रिक्स बैंक कहते थे, अब जो ब्रिक का जो बैंक है उसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। न्यू डेवलपमेंट बैंक कंट्रीज आर प्रोवाइडेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स व्हिच रिड्यूस देयर डिपेंडेंस ऑन ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन लाइक आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। एक और इंफॉर्मेशन ये क्वेश्चन आपको दे रहा है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये स्टेटमेंट अपने आप में एकदम जनरल स्टेटमेंट है, सही है, तो इसीलिए ये ट्रू है। अब केवल ऑप्शन 1 या 2 सही हो सकता है कि ये आर जो है इसको एक्सप्लेन करेगा या नहीं करेगा, और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है कि इस तरह के बैंक के चलते इनको लेस फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है, इसीलिए ऑप्शन ए या ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट है। मतलब ए और आर दोनों सही हैं और आर सही एक्सप्लेन कर रहा है ए को। ये दोनों ही जो क्वेश्चन है ये सबको इजी क्वेश्चन आप कह सकते हैं, इजी, कॉमन सेंस भी, इजी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रीजन एजर्सन, रीजन एजर्सन एंड स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में भरे हुए हैं। India's foreign policy has been focusing on promoting the economic, strategic and cultural relation with Asia Pacific region under Act East policy। Again very general statement और ये सही है, ट्रू है। और इसमें आप याद रखिए कि एक पहले लुक ईस्ट पॉलिसी थी, वो ज्यादा इकोनॉमिक था, अब जो है स्ट्रेटजिक कल्चरल भी इसमें जोड़ दिया गया है। ये भी याद रखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन की एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके इनिशिएटिव से लाया गया। उसके पहले 1991 में या 2 चेक कर लीजिएगा ईयर, नरसिम्हा राव जब पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे तो लुक ईस्ट पॉलिसी लाई गई थी। मतलब कि जो हमारे साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री हैं लाइक एशियन, उनसे ज्यादा क्लोजर रिलेशन, उसके तरफ देखो। फिर लुक वेस्ट पॉलिसी भी जो है नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद 2014 के बाद लाई गई, जिसमें कि जो वेस्ट एशिया हमारे हैं, अरेबियन कंट्रीज को कहते हैं, उसके तरफ ज्यादा ध्यान देना। As soon as India started its वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। वैक्सीन मैत्री आप समझ ही गए होंगे कि जो कोरोना की जो वैक्सीन है उसके थ्रू दोस्ती बढ़ाना, उसको आदान प्रदान करके। इट्स नेबरिंग कंट्री वेयर द फर्स्ट वन टू रिसीव द वैक्सीन। अब इस पे देखिए कि ये ट्रू है। अब ये ट्रू है कि नहीं, उसके लिए यदि आप देखेंगे इंफॉर्मेशन जो मैंने नेट से यहाँ दिया है, तो अंडर द वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव ऑफ इंडिया विच स्टार्टेड इन जनवरी 2021, ये पीरियड भी दे रहा है, भूटान एंड मालदीव वेयर द फर्स्ट कंट्री टू रिसीव वैक्सीन एज ए ग्रांट बाय इंडिया।
उसके बाद फिर जो है नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, सिसले। तो ये एकदम बिल्कुल सही है कि सबसे पहले हमने अपने नेबरिंग कंट्री को दिया, तो ये ट्रू है। अब ये है कि क्या इसको एक्सप्लेन करता है कि इंडिया का फॉरेन पॉलिसी फोकस करता है लुक ईस्ट पॉलिसी। तो लुक ईस्ट पॉलिसी का सीधा जो है वैक्सीन मैत्री जो अपने ही नियरिंग नेवर जो साउथ एशिया में उसको बांट रहा है, उससे सीधा इसका नाता नहीं है, इसलिए उसको एक्सप्लेन नहीं करता है। तो इसमें ऑप्शन बी या टू जो है वो सही होगा। ये क्वेश्चन मीडियम है क्योंकि आपको वैक्सीन मैत्री के बारे में जानना है। वैसे भी वैक्सीन मैत्री जान लीजिए, आपको पूछा जा सकता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वाड पे है। क्वाड इज ए स्ट्रेटेजिक डायलॉग बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ये इतना आसान है मेरे स्टूडेंट के लिए, कई बार मैंने बताया, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। तो ये 4 कंट्री है, फिलीपींस इसमें नहीं है, इसलिए मैंने ऑप्शन भी नहीं दिया है। इसके बारे में बहुत सारे मैंने इंफॉर्मेशन दिए हैं, आप इसको पढ़ लीजिए। मैं आपको छोड़ रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा फिर लंबा हो जाएगा, लेकिन ये सारे चारों स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जरूर पढ़ लीजिए, इससे आपको 4 क्वेश्चन अलग अलग आ सकते हैं। मैच करना जो है बहुत आसान है, मैचिंग गेम भी खेल सकते हैं। आपको पता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में हुआ था, तो ए का 1, अब ए का 1 पे जो है ये है, ये है, ये है, तो इससे तो बात बनी नहीं। खेड़ा छोड़ दीजिए, चंपारण हम लोग सब जानते हैं 1970 में हुआ था। 3 का बी, तो 3 का बी में ये है और ये है, इसका मतलब कि आपने 50-50 गेम खेल लिया, तो डिफिकल्ट है। सिविल डिसोबीडियंस जो है 1930 का है, तो 4 का डी, तो 4 का डी इसमें है। इस तरह से क्रैक होता है, चूंकि इसमें बहुत दूर दूर तक जाना पड़ रहा है, इसलिए इसको मीडियम कहेंगे। इससे आपको यह पता लगता है कि खेड़ा सत्याग्रह जो है वो 1918 में हुआ था। द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज एन इनिशिएटिव बाय द चाइनीज गवर्नमेंट एम्ड एट। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जिसको कि BRI कहते हैं शॉर्ट में, पहले इसको वन OBOR, वन बेल्ट वन रोड, OBOR, उसका नया नाम जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। ये चाइना की इनिशिएटिव है जो एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके एक मैरीटाइम सिल्क रूट जो पुराना था और रोड, मतलब वो कई कंट्री को जोड़ करके एक तरह का सुपर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर बना रहा है, जहां की ट्रेड जो है फ्रीली हो चुके और उसकी जो है एक तरह से वर्चस्व इस एरिया में हो सके। सो इसका यदि देखिए कि यहाँ पे 3 3 3, इसका मतलब 3 इसमें सही है, 2 गलत है। अब यदि आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक है डिसरिगार्डिंग द प्रेजेंस ऑफ यूएसए थ्रू आउट दिस रीजन। अब ये इतना आउटलैंडिश और क्रूड स्टेटमेंट है कि ये गलत है। इस तरह के स्टेटमेंट को पिकअप करने का नैक डेवलप कीजिए कि इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग और क्रूड, आउटलैंडिश, वो जनरली गलत होते हैं। तो डी यदि गलत है तो डी 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 हटा दीजिए, तो केवल एक बच जाता है, अब आपको बाकी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ये 3 सही है। इस तरह के ट्रिक को सीखिए और डेवलप कीजिए। फिर आइए स्टेटमेंट क्वेश्चन पे, बहुत सारे इसमें हैं। स्टेटमेंट 1 है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। आप में से कई मुस्कुराए होंगे जो एग्जाम दे होंगे, क्योंकि इसको मैंने काफी डिस्कस किया था, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल वर्सेस नेकलेस ऑफ डायमंड। सो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल अगेन चाइना की एक स्ट्रैटेजिक पॉलिसी है इंडिया को घेरने की इंडियन ओशन में, is a term used to refer to Chinese military presence and development of sea lines of communication along the Indian Ocean starting from China towards the Horn of Africa। पूरा ऐसे घेरने की इंडिया को जो है ना, किस तरह से ऐसे घेर रहा है, तो वो है। और इंडिया इसके अगेंस्ट में जो है नेकलेस ऑफ डायमंड की एक कोशिश कर रहा है, वैसे उतना सफल नहीं है जितना कि चाइना का है, बिकॉज उसकी माइट बहुत ज्यादा हो गई है। Experts believe that if clubbed with China Pakistan Economic Corridor CPAC and Belt and Road Initiative, ये अलग से भी पूछा जाता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, एंड स्ट्रिंग ऑफ पर्ल इज ए ह्यूज थ्रेट टू इंडियन पावर इंडियन यूनिवर्स। कौन बोलेगा नहीं, एकदम जनरल स्टेटमेंट है, ट्रू है, ट्रू है। तो दोनों जो ट्रू है वो ऑप्शन चुन लीजिए, ये सब इजी ऑप्शन है। ये भी इजी है बिकॉज ऑफ दिस ट्रिक, इफ यू प्ले इजी। Which of these is correct about Galwan Valley skirmish between India and Chinese troop? अब यहाँ पे ये पहला मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने पांचों चारों पढ़ा, मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं क्योंकि बहुत टाइम जाएगी। ये सब ऐसा है जो हम लोग जानते हैं, जो पेपर में भी आई है कि 200 ऐप को बंद कर दिया, हमारे 20 जो है जवान वो बिहार रेजिमेंट के थ्रू मारे गए, गलवान वैली में हुआ, इन सब जनरल जनरल है। और उसके बाद इसको अमिकेबली सॉल्व करने की कोशिश की जाए, लेकिन ये स्टेटमेंट जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा ये सही है, क्योंकि ये बहुत ही स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, और बहुत ऐसा स्पेसिफिक स्टेटमेंट जो फैक्चुअल होता है वो जनरली गलत होता नहीं है।
तो मैंने नेट पे थोड़ी रिसर्च की इस पे, तो मैंने ये पाया और मैंने ये रेफरेंस भी दे दिया है कहाँ आया हुआ है किस पेपर में। और यहाँ साफ कहा जा रहा है कि ये जो रोड है दारबुक सायोक डीबीओ रोड, वो मेन जो है इशू रहा इस पूरे, मतलब मोस्ट कंसिक्वेंशियल जो है वो इशू था, इसके चलते लड़ाई हुई। और यहाँ पे इसको छाट रहा है, मतलब इसको गलत मान रहा है कि ये नहीं था उसका वन ऑफ द इशू। तो इसलिए मेरे अनुसार से इसको चैलेंज किया जाना चाहिए। इसमें ऑप्शन जो है सारे सही होने चाहिए, ए बी सी डी ई, और इसमें ए बी सी डी ई कोई ऑप्शन सही है ही नहीं, इसीलिए डबल क्वेश्चन मार्क, फर्स्ट जो है डाउटफुल क्वेश्चन। वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये भी मेरे स्टूडेंट मुस्कुराए होंगे, मैंने कई बार बताया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हेडक्वार्टर गुरुग्राम इंडिया में है। इंडिया के ही जो है इसके डायरेक्टर जनरल भी हैं, तो इसलिए मिस्टर माथुर इसके जो हैं वो डायरेक्टर जनरल हैं। और एक और इससे रिलेटेड है कि इसके जो मेंबर हैं उनको सनशाइन स्टेट्स कहा जाता है। सनशाइन स्टेट क्यों? क्योंकि वो जो ट्रॉपिक है ना 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23 हाफ साउथ, इसके बीच में जो होते हैं उनको सनशाइन कंट्री कहते हैं, क्योंकि यहाँ सूरज जो है पूरा सीधा पड़ता है कभी न कभी साल में। तो ये भी पूछा जाता है कि जो मेंबर्स हैं आईएसए के उनको कैसा कंट्री कहा जाता है, तो सनशाइन कंट्री कहा जाता है। और गुरुग्राम इंडिया, तो इजी है, वेरी इजी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स प्रवासी भारतीय फंक्शन सेल, प्रवासी भारतीय जो दिवस होता है या सेलिब्रेशन, वो क्या है? प्रवासी भारतीय वो हैं जो पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन है, मतलब इंडिया के हैं लेकिन बस गए हैं बाहर, वहाँ के सिटीजनशिप ले लिए क्योंकि इंडिया डुअल सिटीजनशिप नहीं देता है, तो उन लोगों को अट्रैक्ट करने का, इसको इंडियन डायस्पोरा भी कहते हैं। इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी होता जा रहा है, अमेरिका में बहुत उसकी बहुत सिग्निफिकेंट नंबर में है। अब आपको पता है कि जो प्रवासी भारतीय अभी या पीआईओ ओरिजिन के जो है वो अब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट तक बन चुकी हैं, कमला हैरिस हैं, इस तरह के, तो वो उनसे एक प्रगाढ़ रिलेशन बनाने की कोशिश है। तो ये जनवरी में होता है, अब इसको आप जानते हैं तो जानते हैं, बस ऐसा क्वेश्चन है, इसलिए ये डिफिकल्ट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मेड सेवरल, वही उसी का एक आगे है, वो जो प्रवासी वो हैं पीआईओ, उनका ये एक और क्वेश्चन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मेड सेवरल अटेम्प्ट टू इंगेज द डायस्पोरा अराउंड द वर्ल्ड, विच वन ऑफ दीज आर इनिशिएटिव टेकन अप बाय द इंडियन गवर्नमेंट। अब इसमें देखिए कि अभी ओसीआई कार्ड दिया है, ग्रांटिंग ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ये कोई सिटीजनशिप कार्ड नहीं है, लेकिन उनको यहाँ पूरे लाइफ लॉन्ग बिना वीसा आने जाने की छूट है, कई बार इस टाइप का है, ओसीआई कार्ड कहते हैं। ट्रेसिंग द होम जो है बहुत कंफ्यूजिंग है, इसमें आप लोग कंफ्यूज कर सकते हैं, ये ट्रेसिंग द रूट प्रोग्राम है, नॉट होम, तो इसके चलते ये गलत है। और नो इंडिया प्रोग्राम है, लॉन्च किया गया है। ग्रांटिंग डुअल सिटीजनशिप, जैसे ही आपके सामने आया, आपको पता होना चाहिए इंडिया किसी भी कंडीशन में डुअल सिटीजनशिप नहीं देता किसी को, तो ये रॉन्ग है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, इसको इसने सही माना है, इसका जो राइट है वो आंसर है ए सी डी, ए सी डी, ये ऑफिशियल राइट है, और ये गलत है, इसको चैलेंज किया जाना चाहिए, क्योंकि ड्यूअल सिटीजनशिप इंडिया नहीं दिया। मैंने इसको फिर से एक बार नेट पे चेक कर लिया है, प्रपोजल थी देने की लेकिन नहीं दिया गया है, इसीलिए ये दूसरा जो है रॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि कैसे, और हर पेपर में मैंने देखा है, डीएनयू जी जेएनयू और डीयू और किसी भी पेपर में, यूजीसी नेट, कोई ऐसा पेपर मैंने अभी तक नहीं देखा इसमें कि एरर नहीं है, तो इसमें भी देखिए 2-3 एरर अभी आपको मिल गए हैं। Again, region adjacent question. The concept of global south developed as a result of the new international economic order. इसको NEO बोलते हैं। ये मैंने कई जगह आपको बताया है। 1973 में ये प्रपोजल आया था, अंकटाड के बैनर तले आया था। अंकटाड था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, उसमें जो है वो उस समय G77 बनी थी, ग्लोबल साउथ नाम, और G77 के बैनर तले इकट्ठा हुआ था। ग्लोबल साउथ मतलब क्या है? डेवलपिंग नेशन, पुअर नेशन। और उन लोगों ने कहा था यूनाइटेड नेशन के फोरम के थ्रू के एक नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर बनना चाहिए, तो उसी की बात कर रहे हैं। विच सॉ द कमिंग टुगेदर ऑफ साउदर्न हेमिस्फीयर नेशन टू वर्क ऑन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल, ठीक है, ट्रू है। रीजन इसमें है, मेनी ऑफ द लो इनकम इकोनॉमीज ऑफ द ग्लोबल साउथ वेयर burdened by conditionality of the international financial institution which provided loans on certain condition of liberalizing reform, thus making them, इस पर मेरा क्वेश्चन है। इनफैक्ट नियो मैंने जितना पढ़ा है उसमें ये इशू बहुत माइनर होगा या नहीं, इस पे और रिसर्च की जरूरत है, लेकिन जो मेजर इशू नियो में ये था ही नहीं। नियो में इशू था जो जो
वॉलस्टीन कहते हैं, जो अंडर गुंडर फ्रैंक बोलते हैं कि जो जो साउथ है वो बन गया है एक तरह का कॉलोनी जैसा अभी भी है। रॉ मटेरियल, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, मिनरल प्रोडक्ट, कच्चा माल जो है वो चीप, डर्ट चीप कमोडिटी प्राइस को लो रख करके वर्ल्ड में वहां से एक्सपोर्ट होता है, और फिर वो महंगा जो है बन करके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो है उनको बेचा जाता है। इसके अलावा चीप लेबर यहाँ से लिया जाता है, लाइक दैट। तो जो ग्लोबल ट्रेड है वो अनइक्वल एक्सचेंज को जन्म देता है। लेकिन ठीक है, ये स्टेटमेंट यदि है तो ये भी कोई गलत होगा नहीं, तो ये भी ट्रू है। और इसने इसको ए कहा है, तो मतलब इसको एक्सप्लेन करता है। मैं इस पे डाउट करता हूँ, लेकिन ठीक है, आप जान लीजिए कि इसने ए कहा है। और मैं यहाँ पे फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि यदि आपको ए और बी में कंफ्यूजन है रीजन एजर्सन में, तो ए के साथ जाइए। इंडिया इज ए मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि एशियन का मेंबर हम नहीं हैं, एपेक के मेंबर भी हम नहीं हैं, ये भी हमारे मेरे स्टूडेंट को पता होगा, कई बार मैंने कहा है। इसका तो होने का सवाल ही नहीं उठता है, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट। तो एक ही बच जाता है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसकी मीटिंग भी हुई थी इस एग्जाम के पहले, उसमें मोदी जी ने भाषण दिया था, उसकी भी बात हुई थी पेपर में। तो एससीओ के हम जो है मेंबर है, एससीओ के बारे में सब कुछ आपको जानना चाहिए। द साउथ चाइना सी कॉन्फ्लिक्ट, इसके बारे में भी आपको सब कुछ जानना चाहिए। यदि आप आईआरएम या पीआईएसएम का एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी आईआर का, तो साउथ चाइना सी मतलब चाइना इसमें अपनी हेजमनी चाहता है। उसको लगता है कि साउथ चाइना में उसका वर्चस्व होना चाहिए, और इस पे काफी जो है कंफ्लिक्ट होता है। उसमें जो कंट्री इन्वॉल्व है मैंने यहाँ पे दे दिया है, वियतनाम, ताइवान, चाइना, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस। यदि आप इसमें देखें तो इसमें आपको थाईलैंड नहीं मिलेगा। आप थाईलैंड को निकाल दीजिए, मतलब सी को, तो सी को निकालेंगे तो ये सब निकल जाएगा, तो एक ही बचेगा और वही सही है। इजी। सी कैसे जो है आप कैसे आप ढूंढ सकते हैं सही ट्रिक बिना पूरा जाने हुए भी। यदि आपको केवल इतना भरोसा है कि थाईलैंड नहीं है, तो आप इसको इस तरह से क्रैक कर सकते हैं। A methodological revolution that influenced international relations and other subjects by challenging whether objective, value-free inquiry into human behavior was really possible was known as। ये अनदर जो है डाउटफुल, इसको चैलेंज किया जाना चाहिए। मेरे अनुसार से ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा, होना चाहिए था पोस्ट मॉडर्निज्म, इसका आंसर होना चाहिए था, क्योंकि पोस्ट मॉडर्निज्म ही ऑब्जेक्टिव नॉलेज को चैलेंज करता है। बिहेवियरलिज्म तो मानता है कि वैल्यू फ्री ऑब्जेक्टिव इंक्वायरी हो सकती है, और इसका आंसर पता है आपको क्या दिया इन्होंने? बिहेवियरलिज्म माना है। तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, और इसको चैलेंज किया जाना चाहिए। ये थर्ड गलत आंसर। यहाँ पे देखिए, इसमें भी प्रॉब्लम है। एजर्सन है राइट्स विदाउट ड्यूटी इज ए लाइसेंस, मतलब कि बिना ड्यूटी के राइट जो है वो बिल्कुल बेकार है। वो आपको एक तरह का लाइसेंस है, ऐसा बंदूक का लाइसेंस मिलता है किसी को किल करने का, लाइक दैट। तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। राइट्स विदाउट ड्यूटी इज ए लाइसेंस, ये अपने आप में ट्रू है। गांधी रीडिफाइंड द लिबरल नोशन ऑफ राइट, इस पे मुझे बहुत क्वेश्चन है, आप इस पे रिसर्च कीजिए और मुझे ही बताइए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस टाइप का गांधी जी ने किया है, लेकिन इसको ये ट्रू भी मानता है, और ये भी मानता है कि ये इसको एक्सप्लेन करता है। इसका आंसर इन्होंने ए दिया है। इसको आप और रिसर्च कर लीजिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये बिल्कुल गलत ही है, आप और रिसर्च कर लीजिए। जैसे मैं इसको बोल रहा हूं कि गलत है, लेकिन इस पे मैं कोई कुछ टिप्पणी कर रहा हूं। इजी क्वेश्चन, प्रिंट कैपिटलिज्म, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये डीयूईटी में भी पूछा गया है और पहले भी जेएनयू में पूछा गया है। प्रिंट कैपिटलिज्म जो है, बेनेडिक्ट एंडरसन, जिन्होंने कि नेशनलिज्म को इमेजिन कम्युनिटी कहा था, नेशन को, उनकी बहुत फेमस बुक है इमेजिन कम्युनिटी। आप उसको नहीं भूल सकते हैं इन सब एग्जामिनेशन के लिए। इस तरह अर्नेस्ट गेलनर की भी जो नेशनलिज्म पे बुक है उसको नहीं भूल सकते हैं। एंथोनी डी स्मिथ की जो बुक है उसको भी आप नहीं भूल सकते। इन तीन बुक को जरूर आप याद रखिए, उसमें क्या बातें हैं थोड़ी बहुत भी पता रखिए। प्रिंट कैपिटलिज्म क्या कहता है इसको पढ़ लीजिए, मैं पढ़ नहीं रहा हूं। एक लाइन में समझिए कि नेशनलिज्म में प्रिंट मीडिया का क्या रोल है नेशनलिज्म के थॉट को, के डिस्कोर्स को बनाने में, उसको प्रिंट कैपिटलिज्म उन्होंने कहा था। पढ़ लीजिए। इन विच अमंग द फॉलोइंग वेर द कंसिडर द ह्यूगो ग्रोटियस एज कॉजेज ऑफ जस्ट वार? ये मेरे स्टूडेंट जरूर मुस्कुराए होंगे, मैंने हर जगह इसको एक्सप्लेन किया था अपने एग्जाम गाइड में भी। ह्यूगो ग्रोटियस के बारे में ये चीजें पढ़ लीजिए, मैंने अपने एग्जाम गाइड से ही दिया है। उनकी ये जो बुक है ऑन द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस, ये एक डच थे, और इंटरनेशनल रिलेशन पे एक रैशनलिस्ट इनका अप्रोच था। बहुत ही इंपॉर्टेंट इनके थॉट हैं। इन्होंने जो है एक तरह से वो इंटरनेशनल जो लॉ के पिता जैसे आप कह सकते हैं। इन्होंने जस एड बेलम, जस इन बेलो, ये दोनों जो कई पूछे जाते हैं, मतलब कि जस एड बेलम का मतलब हुआ
कि जस्ट कॉजेज ऑफ वॉर या राइट टू वॉर, किस बेसिस पे आप, जो इस पे सवाल है इसको देखेंगे। जस्ट इन बेलो है कि यदि वॉर हो गया तो वॉर में कैसा कंडक्ट करना है, राइट्स इन वॉर, इवन वॉर में भी जो दोनों पार्टी हैं उसके क्या राइट्स हैं। और फिर राइट्स ऑफ इंडिविजुअल क्या हैं इस तरह के वॉर में, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन किस बेसिस पे हो सकती है, फ्रीडम ऑफ द सीज एंड ऑल। तो इसमें जो जस्ट एट बेलम पे ये क्वेश्चन है, उन्होंने 3 जो है रीजन दिए थे। सेल्फ डिफेंस में कोई भी बोलेगा वॉर हो सकता है, टू सीक रिपेरेशन ऑफ इंजरी, मतलब यदि पहले आपको लूटा गया है, रिपेरेशन मतलब कि हर जाना, तो उसके लिए भी कर सकते हैं। और टू पनिश ए रॉन्ग डूअर, किसी नेशन स्टेट ने बहुत गलत काम किया तो उसको पनिश करने के लिए, लेकिन टू इन्फोर्स ड्यूटी नहीं है। तो इसलिए ACD को आप चुन लीजिए। ये मीडियम क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। Who among the following argued that the indigenous educated individuals staffing for far-flung colonial empires were often the originator of nationalistic ideology? वही जो इमेजिन कम्युनिटी एंडरसन जो लिखा था उसी बुक में इन्होंने इसको भी एक्सप्लेन किया है। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, वैसे देखने में बड़ा ये डिफिकल्ट लगता है लेकिन चूंकि ये कई बार पूछा जा चुका है इसलिए ये इजी क्वेश्चन, इजी टू मीडियम क्वेश्चन है। अधिक से अधिक आप इसको मीडियम कर सकते हैं। किसी भी ऐसे क्वेश्चन को जो रिपीटेड है वो टफ नहीं होता, क्योंकि आप उसको जरूर कहीं ना कहीं देख चुके होंगे। Which of the following ideas was posited by Samuel Huntington? अब ये क्वेश्चन तो एक ऐसा है जो मैं हमेशा बोलता हूं कि इस क्वेश्चन के बगैर कोई भी जनरली PG एंट्रेंस टेस्ट खत्म ही नहीं होता। वो है हटिंगटन की क्लास ऑफ सिविलाइजेशन। इन्होंने बुक लिखा था क्लास ऑफ सिविलाइजेशन, जिसमें बेसिकली आइडिया ये था कि जो अब नई वॉर होगी वो ना तो नेशनलिज्म के नाम पे होगी, ना ही ऐसे कोई मेजर आइडियोलॉजी के बेसिस पे होगी कि फासिज्म वर्सेस लिबरलिज्म और लिबरलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म, बल्कि कल्चर और सिविलाइजेशन का वॉर होगा। और जब अल कायदा ने अटैक किया और अमेरिका पे, और उस तरह से इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की जो बात आई, तो उससे ये बात कहीं ना कहीं सही भी लगने लगी। ये क्लास ऑफ सिविलाइजेशन है। यहाँ पे ये भी उतना ही फेमस है, एंड ऑफ हिस्ट्री, फ्रांसिस फुकुआमा का 1990s की कुछ बुक है, 1991 या 2 की, जिसमें उन्होंने कहा था कि आफ्टर डिमाइस ऑफ USSR जो है आइडियोलॉजिकल जो सर्च है, एक जो सबसे गुड फॉर्म ऑफ सोशल अरेंजमेंट का, सोशियो पॉलिटिकल अरेंजमेंट, वो खत्म हो चुका है। और वो फॉर्म क्या है? लिबरलिज्म, लिबरल डेमोक्रेसी एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी। ये उनका कहना था कि एंड ऑफ हिस्ट्री ऑफ द आइडियोलॉजी है। ये फ्रांसिस फुकुआमा का है। डीकंस्ट्रक्शन जो है डेरिडा के साथ जुड़ा हुआ है। डीकंस्ट्रक्शन का मीनिंग ये होता है कि पोस्ट मॉडर्निस्ट थॉट है कि किसी भी लैंग्वेज के किसी वर्ड का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता है जब तक उसको आप उसी लैंग्वेज के किसी और वर्ड के कंपैरिजन में ना देखें कि उसका उल्टा मीनिंग है कि साथ मीनिंग है कि क्या है, लाइक दिस। So Samuel Huntington, very very easy and very often repeated. Name 4 persons from the following who are attributed mainly to the origin, usage and popularization of the term Cold War. अब ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन वैसे आसान है क्योंकि ऑप्शन के चलते। इसका एक इजियर वर्जन है कि ये पूछा जाता है कि कोल्ड वॉर किसने जो है पॉपुलराइज किया। इसमें आता है कि बर्नार्ड ब्राउच ने किया। मेरे प्रोनाउंसिएशन में जाइए। ये एक बिजनेसमैन थे अमेरिका में और पॉलिटिकल थिंकर भी थे, तो उन पॉलिटिकल मतलब कि बातें भी करते थे, तो उन्होंने इसको पॉपुलराइज किया था। वैसे जॉर्ज ऑरवेल जो नॉवेल लिखते हैं, इन्होंने इसको पहली बार इस वर्ड को मतलब कि यूज किया था, लेकिन वरोच ने उसको जो है, या ब्राउच कह लीजिए, बारोक, इसने इसको पॉपुलराइज किया। लेकिन अब यहाँ पे 2 और आदमी इसमें जुड़ जाते हैं, विंस्टन चर्चिल और वॉल्टर लिपमैन, और यही आंसर सही है। इन सबको कैसे आप खत्म कर सकते हैं? डेविड कैमरून जो है 2010, 11 इन सब में या 15 में जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, उस समय तक कोल्ड वॉर कब का खत्म हो गया? इसको पॉपुलराइज करने क्या मीनिंग है? ओनली बिकॉज ऑफ डेविड कैमरून, ये ऑप्शन गलत है। बिल क्लिंटन के चलते ये ऑप्शन गलत है। मार्गरेट थैचर चलते और बुश के चलते ये ऑप्शन गलत है। ये सब इतने नए हैं कि ये कोल्ड वॉर के टाइम या उसके आगे वाले कैसे जो है वो कोल्ड वॉर को पॉपुलराइज करेंगे। केवल यही ऐसे हैं जो कि कोल्ड वॉर या कोल्ड वॉर के पहले हैं, इसलिए यही सही है। ओनली ऑप्शन के चलते ये इजी या मीडियम हो जाता है, इजी टू मीडियम। Which one of the following event is are associated with Cold War confrontation? So easy question, क्योंकि कोल्ड वॉर के बारे में आपको बहुत चीजें पता है। कोरियन क्राइसिस हुई थी, वियतनाम वॉर हुआ था 1970s में, जिसके बाद की न्यू कोल्ड वॉर आ गया था।
क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 में हुई थी, रवांडा मैसाकर 1994 में हुआ था, उसका कोल्ड वॉर से कोई नाता नहीं, कोल्ड वॉर के बाद हुआ था। इसलिए डी को हटा दीजिए, ए बी सी को चुन लीजिए, इजी। केनिची ओहामे is credited with popular usage of term globalization in which of the following books। अब ये अपने आप में भी क्वेश्चन बन सकता है कि उनकी इस बुक के ऑथर कौन है, ये कहा जा सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन। या एक और बन सकता है कि हु पॉपुलराइज द यूज ऑफ टर्म ग्लोबलाइजेशन, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उन्होंने जो बुक लिखा था वो था बॉर्डरलेस वर्ल्ड, जिसने तहलका मचा दिया था 1919 की बुक, इसको याद भी कर लीजिए, ये हो सकता है डिफिकल्ट क्वेश्चन। अनदर स्टेटमेंट क्वेश्चन, the traditionalists are very skeptical about the very existence or specificity of globalization as a process. Therefore, they are popularly known as globalization escapists या globophobes कह लीजिए। तो ये true है। And globalization escapists see globalization largely as a myth और as a propaganda of the neoliberal। मानते ही नहीं ये ग्लोबलाइजेशन है, बोलते हैं ऐसा तो हमेशा से होता रहा था, केवल न्यू लिबरल जो है, जो इसको फ्री मार्केट इकोनॉमी के जो प्रोपोनेंट हैं, नियो लिबरल में मतलब हैक एंड नॉजिक को याद कीजिए, वो फैलाते हैं प्रोपेगेंडा की ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। तो ये दोनों ही सही है, दोनों में जो भी सही हो इसको कर लीजिए, ये इजी क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्वेश्चन अगेन, और एक ये जो 26 है इसको एक पिकुलियर क्वेश्चन आप बोलेंगे, मतलब इंट्रिग्विंग बट पिकुलियर। Sikhism was recognized as the first Buddhist council held in Kashmir in the early century AD। अब हिस्ट्री के क्वेश्चन में ऐसा एक्सपर्ट तो हूं नहीं, लेकिन ये इन्होंने बताया है कि ये रॉन्ग है। मैंने भी गेस किया था कि रॉन्ग है, क्योंकि जो सेकेंड सेंचुरी में नहीं हुआ था, ये फर्स्ट सेंचुरी में था। बाद में मैंने देखा 78 AD में कनिष्का के टाइम में जो है कश्मीर में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, और ये फर्स्ट नहीं हुआ था, फोर्थ हुआ था। तो ये सब इसमें काफी गलत है। इसमें जो महायान, आपको पता है महायान और थेरावेदा या हीनयान दो पार्ट में बुद्धिज्म बट गया था, ये हम लोग जानते हैं। इसमें भी जो है ये फर्स्ट सेंचुरी एडी में नहीं, उससे पहले बट गया। इसका ओरिजिन पे तो बहुत विवाद है, और आंध्रा में तो मुझे नहीं लगता, इसलिए ये भी फॉल्स है, और सही मायने में दोनों फॉल्स है। तो इस टाइप का स्टेटमेंट देने का क्या है जिसमें कि ऐसा उचपटांग, पहले तो इंफॉर्मेशन हो और फिर दोनों फॉल्स भी हो, क्या इससे निकलता है। Anyways, who among the following taught the doctrine of void? ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। मेरे कई स्टूडेंट को पता होगा यदि आपने हिस्ट्री पढ़ा। इससे आपको क्या सबक मिलता है कि आईआरएम में, पीएसएम में थोड़े से हिस्ट्री का पढ़ लीजिए, बहुत मुश्किल नहीं है, क्लास 12 के थोड़ी सी देख लीजिए, और इकोनॉमिक्स भी थोड़ा देख लीजिए, पर्टिकुलरली पीआईएसएम के लिए, इसमें इकोनॉमिक्स कम है। तो ये जो है नागार्जुना ने जो है शून्यवाद की स्थापना की थी। मैंने यहाँ पे लिखा भी है इसको कि माध्यमिका भी बोलते हैं, मिडिल वे कहते हैं। सो दैट इज ऑल इज वॉइड, शून्यता, शून्य। यहाँ पे जो है आर्यभट्ट को भी आप याद कर सकते हैं, जिसको मैथमेटिक्स में कहा जाता है कि जीरो जो है उसका आविष्कार उन्होंने किया था, और इस बात को विवेकानंद ने भी इसको काफी स्ट्रेस किया था। तो शून्य से हमारा नाता है। ये आसान है, ये हिस्ट्री का है, लेकिन जो एंशियंट में जो क्लासिक लिखे गए हैं टेक्स्ट, जैसे शूद्रक जो है, मुझे हमेशा याद रहता है मृछ कटिका, इस पे जो है वो पिक्चर भी बनी थी, रेखा एंड ऑल, काफी फेमस हुई थी पिक्चर। तो ये शूद्रक है। इसको यदि एक को 2 से मिलाएंगे आप तो 50-50 गेम खेलते हैं। बी का 1 चूंकि दोनों में है तो बी का 1 सही है, तो ये आपको ऐसे ही आंसर ही बता रहा है। एंड डांडिन ने लिखा है 10 कुमार चरित, मतलब 10 राजकुमारों की कथा, 10 कुमार चरित। तो डी की 3 यहाँ है, तो ये सही है। ठीक है, ये मीडियम लेवल का है। इस तरह के बुक्स को आपको याद कर लेने चाहिए, लेकिन ये इतना टफ है कि मैं इस पे कोई दिमाग नहीं दे रहा हूं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। आप जस्ट देख लीजिए, इसका आंसर ए है। ये भी जो है डिफिकल्ट है, लेकिन इसको ब्रेक किया जा सकता है, क्योंकि जयदेव ने गीत गोविंद लिखा है। तो बी का 1, तो बी का 1 से आपको एक तो गायब हुआ ही। फिर जो है विशाख दत्त ने जो है वो लिखा है, विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस। तो सी का 3, मुझे चूंकि पता है, शायद मेरे कुछ स्टूडेंट को पता हो, तो इससे जो है सी का 3 और बी का 1 से ये क्रैक होता है। तो ठीक है, ये भी है, मतलब
थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको डिफिकल्ट श्रेणी में रख सकते हैं, लेकिन क्रैक किया जा सकता है। इससे आप दोनों को, आप बाकी को भी देख सकते हैं। उसे देखने की क्या जरूरत है इस टाइप के, मतलब बहुत उच्च पटांग टाइप की क्वेश्चन है तो आपने क्रैक कर दिया तो आप आगे भी बढ़ सकते हैं। अगेन एक हिस्ट्री है क्वेश्चन, ये कहता है कि होसाला डायनेस्टी, जिसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी पढ़ लीजिएगा, ये कर्नाटका में थी 10th और 14th सेंचुरी के बीच में, एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी। उसकी स्थापना किसने की थी? तो ये विष्णुवर्धन ने की थी। मुझे तो नहीं पता, मैंने गेस किया था और ये सही है, क्योंकि मुझे पता है कि हर्षवर्धना जो है होसाला डायनेस्टी के नहीं थे, ये लास्ट हिंदू राजा थे। वर्धना डायनेस्टी ही कहते हैं। नॉर्थ इंडिया के अमोघ वर्ष जो है बहुत पहले थे, तो उनके बारे में शायद कवि भी थे बुद्धिस्ट, मुझे ठीक से लगता नहीं है कि ये थे। तो मैंने के लिए यशो वर्मन और विष्णु वर्धन में मैंने गेस किया 50-50, अपने गट पे भरोसा किया और वही सही है। तो ये आपको मैं सिखा रहा हूँ कि इस तरह से आप एलिमिनेट करके उन सब क्वेश्चन को भी क्रैक कर सकते हैं जिसका एग्जैक्ट आंसर आपको पता नहीं है। और डियर स्टूडेंट, यहाँ मेरी बात गौर से सुनिए, यदि आपको आईआरएम और पीआईएसएम टाइप के एग्जाम को क्रैक करना है तो आपको ये नैक डेवलप करना पड़ेगा, जहां 10 से 15 क्वेश्चन आप लगभग लगभग जानते हुए अपने गट फीलिंग से, अपने टिप एंड ट्रिक से सही करते हैं, तभी आप कंपीट कर सकते हैं। अदरवाइज आप भूल जाइए कि नॉलेज से आप 90% ला करके कर सकते हैं, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। स्टेटमेंट पे आइए। द अर्लीस्ट रिकॉर्ड ऑफ द पल्लवा आर इंस्क्रिप्शन रिटन इन प्राकृत फॉलोड बाय इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत। सच ए जनरल स्टेटमेंट की इस तरह के स्टेटमेंट गलत नहीं होते हैं, इसको ट्रू मानिए। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में, द प्राकृत इंस्क्रिप्शन वेर मेड व्हेन द पल्लवास वेर स्टिल ए लोकल डायनेस्टी रूलिंग कांचीपुरम। ये भी जनरल है, क्योंकि जब आप लोकल डायनेस्टी हैं तो लोकल लैंग्वेज जो प्राकृत जो है वो निम्न लोअर कास्ट के लोग और औरतें जो है बोलती हुई सुनी जाती हैं। संस्कृत जो है वो हायर कास्ट और हायर हायरार्की में जो लोग होते थे वो बोलते थे। तो जब आप लोकल डायनेस्टी हैं तो प्राकृत में आपके इंस्क्रिप्शन है, बाद में जब आप बहुत बड़े हो गए तो आप संस्कृत में लिखने लगे। ये भी बहुत जनरल है और ट्रू है, तो दोनों ही ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी इन चाइना वॉज फाउंडेड बाई मंगोल्स। मुझे पता है कि बहुत फेमस ये इंफॉर्मेशन है कि युआन डायनेस्टी जो है वो मंगोल एम्पायर के बाद जब वो ढहा था तो वहां पे एक उसकी ब्रांच जो है कुबलाई खान ने जो है चाइना में स्टैब्लिश किया था। एक तो इधर आ गए थे अरबियन वर्ल्ड में, पुरसिया खुरासान ईरान में, और एक उधर गई थी। कई कई डायरेक्शन में गए थे 3-4 डायरेक्शन में, उसमें से कुबलाई खान की जो डायरेक्शन थी वो उन्होंने युआन डायनेस्टी चाइना में स्टैब्लिश किया था इस पीरियड में। ठीक है, मीडियम टाइप की क्वेश्चन है। द बैटल ऑफ पानीपत, आसान होगा, बैटल ऑफ पानीपत हम लोग जानते हैं। ये आपको मुगल और लोदीज में हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। मार्क द डिफीट ऑफ द टाइटुलर सुल्तान ऑफ दिल्ली, मतलब कि जो नाम मात्र का सुल्तान था, क्योंकि इब्राहिम लोदी की उस समय तक सत्ता इतनी सीमित हो चुकी थी तो उसका कोई असर जनता पे होना नहीं था तो वो सॉवरेन अथॉरिटी नहीं रह गया। लेकिन जो मेन लड़ाई हुई उसके एक ही साल बाद, उसको बैटल ऑफ खानवा कहते हैं, जिसमें कि राणा सांगा ने राजपूतों को इकट्ठा किया और फिर मुगल से लड़ाई की, और उसको जब मुगल ने हराया तब जाके इंडिया पे उनका शासन हो पाया। क्योंकि आपको पता है कि मुगल जो है वो बेसिकली जयचंद के द्वारा बुलाए गए थे कि इब्राहिम लोदी को हरा के हम राजपूत शासन जो हिंदू शासन लाएंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया। मुगल यहाँ से लूट के भागे नहीं बाबर, और वो यहीं पे राज करने लगे तो खानवा में लड़ाई हुई। दोनों जो है ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो जो भी दोनों में ऑप्शन होगा उसको ले लीजिए। ये जो जितने भी हैं, एंग्लो अफगान वॉर एंड एंग्लो मराठा, एंग्लो बर्मीज, एंग्लो सिख, ये सब आपको पता होना चाहिए। वैसे मैंने इसको क्रैक किया, अब कैसे मैं बताऊंगा तो उसमें देर लगेगी, लेकिन मुझे लगभग थोड़ा बहुत आइडिया था और मैंने इसको सही गेस किया और सही क्रैक किया। वैसे इसका आंसर जो है 4 नंबर है। तो आप इस तरह के जो जितने भी, जब जब अंग्रेज यहाँ पे थे तो उन्होंने ये जो रीजनल जो पावर थे, अफगान से लेके सिख मराठा सबके साथ जो वॉर किया था, उसका थोड़ा टाइमलाइन आपको पता होना अच्छा रहेगा हिस्ट्री के हिसाब से। Egerton, realism as a theory of international relation was subjected to scathing मतलब बहुत ही hard scathing criticism in the post Cold War era। ये सही है, क्योंकि post Cold War era में जिस टाइप का इंस्टीट्यूशनलिज्म है और जैसे इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है, ग्लोबलाइजेशन, उसको रियलिज्म ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे जो न्यू लिबरलिज्म है वो लगता है कि वो आगे आ रहा है, तो ये ट्रू है। Realism failed to explain the structural changes in the international system and comprehend emerging security challenges in the new globalized era, कह लीजिए। तो ये भी अपने आप में जनरल स्टेटमेंट है, सही है।
तो और इसको एक तरह से एक्सप्लेन भी करता है कि इसीलिए उसकी क्रिटिसिज्म हो रही है कि वो पोस्ट कोल्ड वॉर एरा के ग्लोबल पॉलिटिक्स को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, जिसमें कि इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस ज्यादा दिख रहा है, फ्री ट्रेड एंड ऑल, जिसको कि कोहेन एंड नए ने कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस कहा। E.H. कार का नाम आते ही आपको ये बुक याद आना चाहिए, द 20 ईयर क्राइसिस। ये रियलिस्ट अप्रोच था, और ये 20 ईयर क्राइसिस में ये कहते ही हैं कि उस समय का जो जो आइडियलिज्म था ना, जो एक मोरल, जो ये था कि वर्ल्ड में परपेचुअल पीस लाई जा सकती है, वॉर को खत्म किया सकता है, लीग ऑफ नेशन बन सकता है, और 14 पॉइंट विल्सन का याद कीजिए एंड ऑल। तो ये यहाँ पे कहते हैं कि आइडियलिज्म जो कि इंटर वॉर पीरियड में थोड़ी बहुत एक प्रोमिनेंट थिंकिंग थी आईआर में, आइडियलिज्म को आप एक तरह का लिबरलिज्म का ऑफशूट मान सकते हैं। लिबरलिज्म थोड़ा और अलग है, लेकिन आइडियलिज्म उसका एक पार्ट। तो उसकी जो मोरल यूनिवर्सलिज्म थी, उसको कार जो है डिसअप्रूव करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रैग्मेटिक तो हो नहीं सकता है आइडियलिज्म, डिजायर फॉर पावर हो नहीं सकता आइडियलिज्म में, डिस्कॉर्ड ऑफ इंटरेस्ट हो नहीं सकता है, ये सब रियलिज्म का है। आइडियलिज्म में एक ही बचता है, आपको इस वर्ड पे नहीं जाना है, मोरल यूनिवर्सलिज्म। कौटिल्य रिकमेंडेड फ्यू pragmatic strategies to deal with neighboring power। मैं इसमें कंफ्यूज हुआ, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया भी है, उसने 6 गुण, 6 गुण और 4 उपाय बताए हैं। गुण में संधि, विग्रह, यन, आसन, ये सब हैं, और 4 उपाय में साम, दाम, दंड, भेदा है। अब यहाँ पे दंडा भेदा तो है, लेकिन इसमें सम्मान, मतलब ये कहाँ से आ गया, और उपेक्षा, ये दोनों भी हैं, तो कहीं से इन्होंने लिया होगा, इन्होंने ABCD दिया है। आप इस पर और थोड़ा रिसर्च कर लीजिए, इन्होंने ये दिया है। मेरी जो इन्फॉर्मेशन थी इस बेसिस पे, उसमें सम्मान और उपेक्षा नहीं आ रहा था, लेकिन यदि मैं एग्जाम में होता, तो चूंकि ऑप्शन इसमें ऐसा है ही नहीं कि केवल बी और सी है, तो आई वुड हैव गॉन फॉर दिस, कोई शक नहीं है मुझे। मेलियन डायलॉग किससे संबंधित है? इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? मैंने कितनी बार बताया है, मेलियन डायलॉग जो है वो एक बुक है, थ्यूसिडाइडस जो हिस्टोरियन थे एंशिएंट ग्रीक, जिन्होंने लिखा था पेलोपोनेसियन वॉर, पोलेपोनेशियन, सॉरी प्रोनाउंसिएशन, या पेलोपोनेसियन वॉर, उसमें मेलियन डायलॉग था। तो वो एक रियलिस्ट अप्रोच था इंटरनेशनल रिलेशन का, कि कैसे स्पार्टा और एथेंस के लड़ाई में जो है मेलियन पिस जाता है, छोटा सा आइलैंड जिसको कि कोई उपाय नहीं है, उसको लड़ाई करनी पड़ती, सरेंडर करना पड़ता है, मतलब उसको बोलते नहीं है कि अनाज के साथ घुन भी पिस जाना। सो थ्यूसिडाइडस, रियलिस्ट, एंशिएंट ग्रीक। 73rd Amendment Act of 1992 has added which of the following schedule? Very easy, मैंने कई बार पढ़ाया है। 73rd अमेंडमेंट जो पंचायती राज लाया था, उसने 11th शेड्यूल को जोड़ा, और 74th अमेंडमेंट ने जोड़ा 12th को, 74th, ये भी यहाँ पे याद कर लीजिए, जो कि म्यूनिसिपैलिटी के बारे में थी, अर्बन लोकल बॉडीज। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन ये आप जानते हैं, मेरी तरह की जो रॉबर्ट जर्विस हैं, जो कि डिफेंसिव न्यू रियलिज्म के जनक हैं, ये प्रोपोनेंट हैं, नॉट जनक, उन्होंने ऑफेंस डिफेंस थ्योरी दिया है, और जॉन हर्ट्ज ने जो है सिक्योरिटी डायलेमा दिया। यदि आप ये दोनों पता है तो आप इसको क्रैक कर लेंगे। सी का 3 और ए का 2, तो सी का 3 और ए का 2, सो ये क्रैक हो जाता है, बाकी आप मैच कर लीजिए। सो मीडियम। द की डिफरेंस बिटवीन, 42 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, द की डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरल रियलिस्ट एंड रैशनल चॉइस रियलिस्ट टर्न आउट। देखिए, इसमें रैशनल चॉइस जो है, अब जो इकोनॉमिक्स की थ्योरी हो, पॉलिटिकल साइंस में ली जाती है, उसमें क्या होता है कि हर इंडिविजुअल एक रैशनल एक्टर है, जो अपना यूटिलिटी या प्रेफरेंस को मैक्सिमाइज करना चाहता है। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन में एक इंडिविजुअल काम करता है, तो अंडर द ऑर्गेनाइजेशन रूल, रेगुलेशन या इंस्टीट्यूशनल नॉर्म में उसका बिहेवियर जो है वो थोड़ा मॉडरेट होता है। वो ये मानते हुए भी कि अपने इंटरेस्ट को या प्रेफरेंस को उसको मैक्सिमाइज करना है, वो थोड़ा अपने बिहेवियर को मॉड्यूलेट करता है परिस्थिति को देखते हुए, इंस्टीट्यूशनल नॉर्म को। ये रैशनल चॉइस थ्योरी कहता है, एज फार एज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज कंसर्न, इंडिविजुअल का। जो स्ट्रक्चरल रियलिस्ट हैं, वो कहते हैं कुछ नहीं होता है। जो ऑर्गेनाइजेशन में जब नेशन स्टेट ज्वाइन करते हैं, जैसे कि WTO में या इवन यूनाइटेड नेशन में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो हमेशा जो है वो
रिलेटिव गेन की बात करेंगे, जीरो सम गेम करेंगे, चीटिंग करेंगे, एक दूसरे को वहां भी जो है वो मात देने की कोशिश करेंगे। यही दोनों में डिफरेंस है। जब इसको आप इतनी समझ जाएंगे तो आप देखिए ये सब मोरलिटी का कोई नाता नहीं है, इकोनॉमिक एड, बैलेंस ऑफ पावर तो रियलिज्म का पार्ट है, लेकिन रोल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में दोनों इस तरह से डिफर करते हैं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। द फेमस कंसर्ट ऑफ यूरोप, और यही जो है, एक मिनट यहां पे मैं फिर से आ रहा हूं, यही जो है नियो नियो के बीच का मेन डिफरेंस है। जो नियो लिबरलिस्ट हैं वो रैशनल चॉइस को थ्योरी को अपनाते हुए कहते हैं कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसमें की नेशन स्टेट ज्वाइन करते हैं वो नेशन स्टेट के बिहेवियर को मॉडरेट कर पाता है और शांति व्यवस्था करता है, और स्ट्रक्चरल रियलिस्ट उस पर क्वेश्चन करते हैं। द फेमस कंसर्ट ऑफ यूरोप बिगेन विद द वियना कांग्रेस, जो कब तक चला ये पूछ रहा है। ये एकदम बहुत कॉमन सेंस क्वेश्चन है कि जो वियना कांग्रेस, जो 5 सुपर पावर थे, यूके, फ्रांस, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया, रसिया, वो सब का जो वर्चस्व था, कंसर्ट ऑफ यूरोप बोलते हैं, वो चला वर्ल्ड वॉर 1 तक चला। ये एकदम एक कॉमन है, आप गेस कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन। Non-aligned movement was kicked off by India's first Prime Minister Nehru along with which of the following। ये मेरे स्टूडेंट जो मुस्कुराए होंगे, पांचों का लीडर को आपको, अभी तो हमने सुकर्नो देखा, यहाँ पे और आपको मिल रहे हैं इजिप्ट के गमाल अब्दुल नसीर, जोसेफ टीटो और निक्रुमा, तो 5 लोग हो जाते हैं, सुकर्नो और नेहरू। तो बहुत बहुत आसान। 1961 बेलग्रेड यूगोस्लाविया में फर्स्ट समिट हुई थी नैम की, और यूगोस्लाविया उसके बाद जो है 20-30 साल बाद जो है वो बिखर गया, बाल्कनाइजेशन हो गया 5-6 कंट्री में। ये बहुत आसान है क्योंकि आपको पता है कि एनपीटी 1968 में बनी है, पीटीबीटी जो पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी 1963 में, नाम अभी जिस मैंने बताया 1961 में, और सॉल्ट स्ट्रेटजिक आर्म लिमिटेशन ट्रीटी का पहला जो वर्जन था वो 1972 था। आप उसको मैच कर लीजिएगा, आसान है। Which among the following 3 Southeast Asian country were under French possession? फ्रेंच कॉलोनी थे। तो फ्रेंच कॉलोनी को फ्रेंच इंडो चाइना कहते थे। इट कंप्राइज्ड ऑफ कंबोडिया, लाओ, कुछ चाइना का कुछ टेरिटरी और वियतनाम। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें थाईलैंड तो है नहीं, तो थाईलैंड हो नहीं सकता, म्यांमार हो नहीं सकता, तो ये वियतनाम, कंबोडिया, लाओ। यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि इंडोनेशिया जो है वो डच ईस्ट इंडीज कहलाता था, डच कॉलोनी था। मलेशिया ब्रिटिश था, ब्रुनई ब्रिटिश था, ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट था, एक तरह कॉलोनी प्रोटेक्टोरेट। और थाईलैंड जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कभी जो है ये नेपाल की तरह ये भी कभी कोलोनाइज हुआ नहीं, हमेशा फ्री रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ये बहुत आसान है। नेक्स्ट 47 थोड़ा छोटा फॉन्ट है, सॉरी। नियो लिबरलिज्म, यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है। एनीवेज आगे बढ़ते पहले इसको छोड़ दीजिए, ये डाउटफुल है। प्लूरलिज्म को रॉबर्ट डहल आप याद कीजिए, पॉलीआर्ची बुक उनका। नियो रियलिज्म केनेथ वॉल्च इसके जनक हैं, स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी कहते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म के एक तरह से पिता जो हैं अलेक्जेंडर वेंट के साथ, उससे भी पहले निकोलस ऑनफ हैं। और नियो लिबरलिज्म ये कहते हैं जॉन रॉल। ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं, नियो लिबरलिज्म के कभी जॉन रॉल जो है समर्थक नहीं है। इसके नियो लिबरलिज्म के समर्थक फेडरिक हैक हैं, रॉबर्ट नॉजिक हैं। जॉन रॉल को पॉजिटिव लिबरलिज्म आप कह सकते हैं, जिसको आप मॉडर्न लिबरलिज्म भी कहते हैं, जो वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करता है। नियो लिबरलिज्म के कभी ये जनक नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन को चैलेंज किया जाना चाहिए। ये चौथा डाउटफुल है, लेकिन फिर भी जो मैंने मैच किया उससे आप इसको मैच कर सकते हैं। Feminism in international relations raised the issue that globalization has not been able to alter the plight of women. कौन बोलेगा नहीं, इतना जनरल स्टेटमेंट है। Globalization can be found in the significant growth of sex tourism and in trafficking of women and girls from transnational prostitution। ये भी एक जनरल है, फैक्ट है, तो ट्रू है, दोनों को ट्रू कर दीजिए। फिर रीजन एजर्सन है, द सिस्टम ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, जो रियलिज्म का कोर है स्टेबिलिटी के लिए, कैनॉट बी रिगार्डेड एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रिजर्विंग वर्ल्ड पीस। तो देखिए, रियलिज्म में बैलेंस ऑफ पावर से वर्ल्ड पीस थोड़ा बहुत लाया जा सकता है, लेकिन परमानेंट नहीं। तो चलिए ट्रू है। डिफरेंट पावर्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम अल्टर their relative power position in relation to their economic growth। तो बिल्कुल ये सही है, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक स्टेटस चेंज होने से जो है कंट्री की रिलेटिव पावर चेंज हो जाती है। जैसे आज देखिए चाइना के इकोनॉमिक ग्रोथ से जो है चाइना कैसे बैलेंस ऑफ पावर जो है वर्ल्ड में चेंज हो रहा है।
तो ये इसको एक्सप्लेन भी करता है। इसी चलते जो है बैलेंस ऑफ पावर हमेशा परपेचुअल पीस नहीं ला सकती है, क्योंकि इकोनॉमिक पोजीशन चेंज हुआ तो बैलेंस ऑफ पावर गड़बड़ा जाता है। तो इसका आंसर ए होना चाहिए, लेकिन उन्होंने बी दिया है। अब इस पे मैं सवाल कर रहा हूं, आप और रिसर्च कीजिए। 50 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। डिप्लोमेसी इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी इन फुलफिलिंग नेशनल इंटरेस्ट। मॉर्गनथो का स्टेटमेंट है, कई जगह पूछा हुआ था किसने ऐसा कहा। तो ये ट्रू है। डिप्लोमेसी शुड नेवर एसेस the national interest of other states and power available to fulfill their national interest। ये कितना क्रूड स्टेटमेंट है, आउटलैंडिश, ये फॉल्स है। ये होना चाहिए कि should assess not never, तो इसलिए ये फॉल्स है। अब आप आसान है, पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा रॉन्ग, जो भी ऑप्शन हो चुन लीजिए। Which among the following statement does not reflect the objective of NEO? अभी फिर दूसरी बार NEO पूछा गया, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। अब जब इसको पढ़ेंगे, मैं पढ़ नहीं रहा हूं, तो यहाँ पे एक जगह आपकी ध्यान चली जाएगी, टू प्रिवेंट एलडीसी। एलडीसी का मतलब होता है लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, यहाँ लिखा भी है, मतलब गरीब नेशन। टू प्रिवेंट एलडीसी इन एक्सेसिंग टू वेस्टर्न मार्केट। अब बताइए, कोई ऐसा मना करेगा क्या वेस्टर्न मार्केट को एक्सेस चाहिए? ये नियो कह रहा था, ये थोड़ी कह रहा था कि एक्सेस को प्रिवेंट कर दो। ये प्रिवेंट के चलते ये गलत है स्टेटमेंट। और आपको तो एक ही जो है गलत खोजना था, ये आपको मिल गया, बाकी तो आपको देखना भी नहीं है, आप ब्राउज कर सकते हैं। ऐसे में करना क्या चाहिए आपको, पहले जल्दी जल्दी जो है चारों स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। जब जल्दी जल्दी पढ़ेंगे बिना ज्यादा दिमाग दिए हुए, तो आप इस पे अटक जाएंगे और आपको लगेगा ये तो गलत है। फिर गौर से इसको पढ़िए और इसके बाद बाकी को पढ़िए और फिर इसको ठीक मारिए। स्टेटमेंट 1, द यूएन कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज क्रिएटेड इन दिसंबर 1991। ये अपने आप में गलत है, और ये आप गेस कर सकते हैं, इसलिए कर सकते हैं कि 1992 की अर्थ समिट होती है रियो डी जेनेरो में, तो उसके बाद ये बना होगा, ऐसा आप गेस कर सकते हैं, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की वो पहली जो है वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस थी इन्वायरमेंट की, तो उसके पहले कैसे बन जाएगा, ये थोड़ा गेस कर सकते हैं। वैसे सही में ये जो है उसके बाद बना था दिसंबर 1992 में, तो ये फॉल्स है। और ये जो है चैलेंज ह्यूमैनिटी टू रिड्यूस द इंपैक्ट ऑन अर्थ, यस 1992 अर्थ समिट तो यही तो किया था, उसने क्वेश्चन रेज किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, तो ट्रू है। जो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 फॉल्स, स्टेटमेंट 2 राइट, वो चुन लीजिए। ये बहुत आसान है, क्योंकि इसके सारे टर्म जो है आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर ये होता है कि दो कंट्री से, इंडिया पाकिस्तान, बहुत टेंशन है, तो वो क्या करते हैं कि दे एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑन डिफेंस मैटर बिटवीन नेशन ऑन रेगुलर बेसिस, इससे कॉन्फिडेंस डेवलप हो पाए। तो ए का 2 पे आप जाइए, तो ए के 2 पे जो है आपने 50-50 गेम खेल लिया, ये खत्म हो गई, ये खत्म हो गई। अब अलायंस यदि आप देखिएगा तो क्या है, अलायंस है ए कोलिशन ऑफ नेशन मीन टू डेटर और डिफेंड अगेंस्ट मिलिट्री अटैक। ये कौन बोलेगा नहीं, सबको आप मैच कर सकते हैं। तो सी का 3, तो सी का 3 और आपको ये क्रैक हो गया। आसान है, इसमें सभी आप मैच कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड कॉज फॉर सोशल चेंज। अब इसमें मत जाइए कि जैसे मान लीजिए इस स्टेटमेंट को कोई पढ़े मेरा स्टूडेंट और बोले भाई मुझे तो ये पता नहीं है कि वैलिड कॉज ऑफ सोशल चेंज। आपको नहीं जानना है वैलिड कॉज ऑफ सोशल चेंज, आपको जो है केवल इस ऑप्शन को पढ़िए और उसमें से जो उठपटांग ऑप्शन है उसको देखिए। सोशल कॉन्फ्लिक्ट, कल्चरल चेंज, इग्नोरेंस, सोशल प्रॉब्लम, सब कुछ तो ठीक ठाक है। इग्नोरेंस का क्या नाता इससे हो सकता है, और आप इसको टिक मारेंगे और यही सही है। स्टेटमेंट देखिए, सोशल मोबिलिटी रेफर टू द मूवमेंट ऑफ पीपल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम वन स्टेटस टू अनदर। यही तो है, एक स्टेटस से रिच से पुअर, पुअर से रिच, या जो भी हिरार्की है उसमें ऊपर नीचे स्टेटस चेंज होना, तो ट्रू है। The nature, form and intensity and magnitude of social mobility depend on the nature and type of stratification। कैसा stratification है, क्या वो religious sanction है जैसे कास्ट में, या ओपन है, क्लोज्ड है, क्लास है या कास्ट है, लाइक दैट। तो ये भी ट्रू है, तो दोनों जो ट्रू है उसको चुन लीजिएगा। 56 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि आपने यदि यूनाइटेड नेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा है तो आईसीजे को आप भूल नहीं सकते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो पीस पैलेस हेग नीदरलैंड में स्थापित है। और वहीं पे जो है वो आईसीसी भी, जो रोम स्टैट्यूट से खुला है बाद में, बहुत बाद में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, वो भी सेम पीस पैलेस में लोकेटेड है। द यूएस इंटरेस्ट इन एशिया ऑल्सो नोन एज पाइवट टू एशिया, ये जो पॉलिसी थी ये बराक ओबामा के टाइम में आई थी, और ये कई क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने लाया था पाइवट टू एशिया पॉलिसी, ये बराक ओबामा का था। सो इज रिफ्लेक्टिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए उसका बहुत लंबा है, मैं पढ़ नहीं रहा हूं।
लेकिन बहुत कॉमन सेंस है जब आप स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना, बिलीव दैट मेनी स्टेट्स इन एशिया especially China and India have become a major economic, political and military focal point in 21st century. ये एकदम बहुत ही कॉमन स्टेटमेंट है और बाकी सब स्टेटमेंट इतना स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए यही सही है और यही सही में सही है। इसको आप गेस कर सकते हैं कॉमन सेंस। तभी पाइवट टू एशिया मतलब इंपॉर्टेंस दो, इंटरेस्ट एशिया अब राइज कर रहा है, राइजिंग एशिया, चाइना इंडिया। 58 नंबर क्वेश्चन पर रहा हूं, विच हिस्टोरिकल डिप्लोमेटिक ट्रीटी इज ऑफन अप्लाइड टू कैरेक्टराइज द प्रेजेंट इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम। वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि आप इन सब को देखेंगे तो सब खत्म हो चुका है, हिस्ट्री के में विलीन हो चुका है सारे, वर्साई, ट्रीटी ऑफ पेरिस, कांग्रेस ऑफ वियना, लेकिन ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया अभी भी रिलेवेंट है। हम लोग वेस्टफेलियन स्टेट सिस्टम बोलते हैं, पोस्ट वेस्टफेलियन स्टेट सिस्टम। तो ये अभी तक ये ट्रीटी जो है वो रिवर्बेट करती है हमारे इंटरनेशनल रिलेशन के थॉट में। Which international relation approach consider the state to be the best source of security for individual? कौन बोलेगा रियलिस्ट, क्योंकि जो ह्यूमन सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है कि स्टेट खुद अपने जो सिटीजन है या पीपल उस पर सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है, ये रियलिज्म में नहीं आता। वो ऑफ कोर्स अल्टरनेट जो कोपेनहेगन स्कूल एंड अदर्स में आ सकता है, लिबरलिज्म में भी। तो रियलिज्म तो स्टेट को ही सब कुछ मानता है, यदि स्टेट सिक्योर है तो उसमें रहने वाले सभी लोग सिक्योर हैं। सिक्योरिटी की जब भी बात आती है रियलिज्म में तो स्टेट पे जाके लिमिट हो जाती है। Which of these great thinkers is generally held to have been most influential in the later emergence of social constructivism thought? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है लेकिन बहुत डिफिकल्ट है। इसको गेस करना आसान नहीं है कि जो कंस्ट्रक्टिविज्म, जो अभी आपने देखा निकोलस ओनफ या एलेक्जेंडर वेंड, जो कि सोशल साइंस को यूज करते हैं आईआर में, और उनके अनुसार से जो आइडेंटिटी है नेशन स्टेट की, जो कि कोई गिवन नहीं होती है, वो चेंज होती है, वो डिस्कोर्स से बनती है, वो नेशनल आइडेंटिटी जो है वो इंटरेस्ट को जन्म देती है। और इंटरनेशनल रिलेशन में जो है जो जो सोशल जो कंस्ट्रक्शन है आइडियाज का, आइडियोलॉजी का, वो मैटर करता है, जिसको कह सकते हैं ना अपने इमेज में ही नेशन एक कैद होकर रह जाती है। तो ये सारी जो है वो सोशल थ्योरी या सोशलिज्म जो आईआर में हुआ है, उसमें ग्रेट सोशलिस्ट सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर का हाथ है। आप ये लाइन पढ़िए जो मैंने इंटरनेट से दिया है, सो पढ़ लीजिए, बहुत ही अच्छा लाइन है, मैं पढ़ नहीं रहा हूं लेकिन इसके पीछे जो है वो वेबर का अंडरस्टैंडिंग सोशियोलॉजी है। इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ए ट्रू इंटरडिसिप्लिन। कौन बोलेगा नहीं, इसमें कई कई डिसिप्लिन का समावेश है, तो ट्रू है। और आईपी डज नॉट सक्सेसफुली, अब देखिए यहाँ पे इसको डज नॉट को काट दीजिए, आईपी सक्सेसफुली इंटीग्रेट कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल मेथोडोलॉजिकल फ्रेमवर्क फ्रॉम द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, सोशल। ये कोई भी बोलेगा ये सही है। डज नॉट इसको बना देता है क्रूड एंड आउटलैंडिश स्टेटमेंट जो फॉल्स हो जाता है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट सही, सेकंड गलत, चुन लीजिएगा। हाउ डू, और चूंकि ऐसा ये क्रूड है इसलिए इजी है। हाउ डू मर्केंटलिस्ट स्टेट सीक टू अचीव इकोनॉमिक पावर? अब मर्केंटलिज्म जो है ये उस समय में, जैसे कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, उस समय का जो स्टेट होता था जो ट्रेड के थ्रू अपना इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ाता था, कॉलोनीज बना करके कच्चा माल लाया और बेचा, उस तरह का जो स्टेट को मर्केंटलिस्ट स्टेट कहते थे। अब इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें सारा कुछ सही इसने दिया है। इस पे और आप फ्रेडरिक लिस्ट की भी बातें पढ़ लीजिए, उन्होंने कई चीजों काटा है, जो आगे क्वेश्चन भी है। मैं इसको आपके लिए छोड़ रहा हूं बस ये बताते हुए कि इसका आंसर 4 नंबर है, इसमें सभी सही है। ठीक है, थोड़ा और जानकारी ले लीजिए मर्केंटलिज्म के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्टेड फ्रॉम द ग्रेट डिप्रेशन? आपको पता है 1929-30 में ग्रेट डिप्रेशन आया था, उसके चलते वहां पे न्यू डील आया था अमेरिका में, और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बने थे एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, पूरे में फैल गया था पूरी दुनिया में। तो उस पर अभी आप देखेंगे, इसको जब चारों पढ़ेंगे तो और आपको कुछ सही लगेगा नहीं। इंक्रीज्ड ट्रेड बैरियर एंड डीवैल्यूड करेंसी, मतलब सभी स्टेट जो है अपने में सिमटने लगे थे, तो जो फ्री ट्रेड जो है बंद हो गया था, ट्रेड बैरियर बढ़ा दे गए थे, करेंसी डिवैल्यू हुआ था। तो ये है, बाकी आप देखिएगा फ्री ट्रेड कैसे बढ़ जाएगा, प्रमोशन ऑफ आईपीआर क्या होगा, स्टेबल एक्सचेंज रेट क्यों हो जाएगा ग्रेट डिप्रेशन के बाद इन लाइक। सो कॉमन सेंस क्वेश्चन, इजी। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ वर्ल्ड बैंक? एकदम लड्डू क्वेश्चन इसको बोलते हैं। ये सीधा है, टू असिस्ट कंट्रीज इन डेवलपमेंट, मतलब ये जो डेवलपिंग नेशन है उसमें प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों ही सेक्टर को एजुकेशन, हेल्थ केयर, एनर्जी एंड ऑल, मतलब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए लॉन्ग टर्म जो है बहुत सस्ता लोन वर्ल्ड बैंक देता है, यही इसका मेन काम है।
ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, इतना अरबिट टाइप का है, इसमें बहुत ही अननोन बुक्स हैं, ग्लोबल पॉलिटिकल मतलब आईपी जिसको बोलते हैं, 4 इसका 4th सही है, आप इसको जस्ट और देख लीजिए, नॉलेज लेना है तो ले सकते हैं। Statement 1. Public goods are those goods provided on or secured by the state that are available for society and indivisible, meaning that no one private person or organization can own them. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पब्लिक गुड्स वो हैं जिसमें आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं, जिसमें आप फी नहीं ले सकते हैं, लाइक पब्लिक पार्क, पब्लिक रोड। क्या पब्लिक रोड पे चलने के लिए किसी से आप फी ले सकते हैं? पब्लिक पार्क में जाने के लिए फी ले सकते हैं। और नॉन राइवलरस होता है, मतलब ये कि यदि एक आदमी पब्लिक गुड को कंज्यूम करे तो दूसरे आदमी का हक नहीं छीनता है। पार्क में कोई जा रहा है तो दूसरे का हक नहीं छीन रहा है, रोड पे यदि आप चल रहे हैं दूसरे का हक नहीं छीन रहे हैं। जो प्राइवेट गुड्स हैं वो फॉर प्रॉफिट होते हैं, उसमें फी लगाया जा सकता है। जैसे कि कोई मान लीजिए कोई प्राइवेट पार्क है तो उसमें जो है आपको फी लगाया सकता है, वो पब्लिक गुड नहीं है। और पब्लिक गुड जो है वो सोशल वेलफेयरिज्म है, अधिक से अधिक पब्लिक गुड को क्रिएट करना। सोशल तो ये ट्रू है। Social expenditure refer to the state's provision of public benefits such as education, health care and transportation is commonly called as welfare or welfare state। बिल्कुल सही है, दोनों ट्रू है, दोनों को चुन लीजिएगा जो इसमें दोनों ट्रू है। अगेन स्टेटमेंट 1 2 जैसा मैंने कहा था, बहुत क्वेश्चन इसमें स्टेटमेंट वाले हैं और अधिकतर बहुत आसान है, कॉमन सेंस क्वेश्चन है। Inflation can be defined as an increase in the overall price। यहां तक तो ये सही है। In the economy when supply outstrip demand, जस्ट उल्टा कर लीजिए, when demand outstrip supply, इसलिए ये false है। Hyperinflation is defined as inflation that is less than 50% a month। उसको रिवर्स कर दीजिए, more than 50% a month, तो दोनों जो है वो false है। 68. What does structural adjustment involve? आपको पता है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम वॉशिंगटन कंसेंसस के तहत आईएमएफ के देखरेख में डेवलपिंग कंट्री पे एक तरह से लादा गया 1991 के बाद, जिसमें इंडिया में भी जो है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम हुई, जिसको हम एलपीजी कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उसमें क्या था? डीरेगुलेशन था, मेजर टू रिड्यूस इन्फ्लेशन था, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर को कम करो, स्टेट को पीछे ले जाओ, मार्केट को आगे ले जाओ, फिजिकल डिसिप्लिन लाओ, इंटरेस्ट रेट को कम करो। और ये नहीं था मेजर टू रिड्यूस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, नो, मेजर टू इंक्रीज प्राइवेट स्टेटमेंट, जस्ट उल्टा। इसलिए ए बी सी को चुन लीजिए। बास्क इथनो नेशनलिज्म इज रिलेटेड टू विच कंट्री? अब देखिए, जैसे मुझे पता है वैसे यदि आपको पता है कि बास्क जो पीपल हैं, जिसको बास्क नेशन बोलते हैं, वो स्पेन में है, वो एक इथनिक ग्रुप है। इसी तरह से जो क्यूबेक में जो है फ्रेंच पीपल हैं कनाडा में, ये सब हॉट, चेचेनिया, वहां पे जो है चेचन ग्रुप हैं, कर्ड। तो जितने भी ये जो इथनिक माइनॉरिटी जो दुनिया में फैले हुए हैं, जो अपने नेशन स्टेट के लिए लड़ाई कर रहे हैं, फिलिस्तीन, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये स्पेन है, मतलब मीडियम टू इजी। Statement 169. Tariffs are basically taxes on goods produced within the country. No, outside the country. Tariff वो होता है जो कस्टम, उसको टैरिफ बोलते हैं, जो बाहर से इंपोर्ट गुड पे लगती है। फॉल्स। कोटा लिमिट द क्वांटिटी ऑफ गुड कमिंग इनटू कंट्री। ट्रू। कोटा, टैरिफ, ये सब जो हैं, ड्यूटीज, ये सब इंपोर्ट को रोकने के लिए होते हैं। कोटा मतलब कि इससे अधिक नहीं मंगवा सकते हो, कोटा फिक्स हो गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स, सेकंड ट्रू। ये आसान है, 70 बहुत आसान है। जीनी इंडेक्स मैंने कई बार बताया, ऐसे ब्राजील का बहुत हाई है। ये इनइक्वलिटी मेजर करता है कि कितना जो है इनकम डिस्पैरिटी है। तो ए का 2, तो ए का 2 और आपका सीधा क्रैक हो गया। वाओ, अब आगे आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, बाकी आप लर्न कर लीजिए क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे टर्म हैं, तो सीख लीजिए। 72. एमनेस्टी इंटरनेशनल, आपको पता है कि ये ह्यूमन राइट और सोशल जस्टिस है। ए का 3। अब इसके बाद मैं बहुत इस पे कंफ्यूज किया क्योंकि हेल्पेज इंडिया मुझे पता है कि ये ओल्ड एज के पीपल को हेल्प करता है, लेकिन इसने इसको हेल्थ से मिलाया है, आई डोंट नो। अब उसके बाद तो आप क्रैक हो ही जाएगा। ए के 3, ए का 3 और सी का 2, तो सी का, सॉरी, डी का 2, तो डी का 2 तो एक ही है, तो इससे क्रैक हो जाता है, बट आई एम नॉट वेरी हैप्पी। अब इसको मैच कर लीजिएगा। Identify the incorrect match between the terror outfit and its area of operation। आपको पता है ISIS, इसको जब आप पढ़ेंगे ना, ISIS सीरिया में है, लश्कर ए तोयबा इंडिया में ऑपरेट करता है, जम्मू कश्मीर से लेके इधर। अल कायदा जो है श्रीलंका कहाँ चला गया है, तो सीधा सीधा गलत है, मतलब इतना आसान है। बोको हरम नाइजीरिया में है, मतलब इजी, बिकॉज ऑफ द ऑप्शन इजी। ये क्वेश्चन टफ हो सकता है, लेकिन आप इस तरह के करंट इवेंट को आप नहीं छोड़ सकते हैं।
उस समय में जून 2021 में हुआ था, एग्जाम जो है सितंबर में हो रही है, तो आपको कैसे इसको आप छोड़ सकते हैं? अब्दुल्ला सईद जो है मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर रहे थे, डिप्लोमेट भी थे, उनको जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट चुना गया। अब ये इतना बड़ा इंफॉर्मेशन था कि आप इसको भूल नहीं सकते हैं, इसीलिए ये आसान है। यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशन का जो जनरल सेक्रेटरी जनरल होता है वो उसकी पावर होती है बहुत ज्यादा, लेकिन जो जो जनरल असेंबली का जो प्रेसिडेंट है वो जनरली डेवलपिंग नेशन के लीडर को बनाया जाता है। पाकिस्तान के मिस्टर चौधरी भी बने थे, बहुत लोग बने थे, उस सबको कोई ज्यादा वैल्यू होता नहीं है। इनफैक्ट जनरल असेंबली का ही कोई खास वैल्यू नहीं है। यदि आप यूनाइटेड नेशन के कंपैरिजन में यूनाइटेड नेशन को आप कंट्री से वर्ल्ड गवर्नमेंट मान लें उसको, तो उसमें जनरल असेंबली का रोल जो है पार्लियामेंट जैसा है, चौं चौं पौं पौं करना के डिस्कस करना, कुछ नहीं होता उसमें। जो मेन पावर जो उसकी गवर्नमेंट है वो सिक्योरिटी काउंसिल है, और उसकी पावर जो है 5 वीटो पावर नेशन में निहित है। ये बात याद रखनी चाहिए। तो इसलिए ये लोग जो हैं एक तरह से संतुष्ट करने के लिए डेवलपिंग नेशन को, कि देखो छोटा सा मालदीव है, उसके एक लीडर को हमने बना दिया जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट, वो कोई मायने नहीं है। लेकिन फिर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो जान लीजिए अब्दुल्ला शाहिद को। इससे लेसन क्या मिलता है कि एक क्वेश्चन आपको, एक आध क्वेश्चन करंट इवेंट पे होता है, लेकिन फिर भी उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे चीजें उससे जुड़े हुए होते हैं। जैसे कोई कॉन्फ्रेंस अभी हुआ जैसे उस समय में संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई थी, क्वाड की हुई थी, तो वो सब पूछा जाता है, भले वो करंट इवेंट से ना हो, उसके बारे में ये पूछ दिया जाए कि हेडक्वार्टर कहाँ है, मेंबर कितने हैं, लेकिन जो चीजें उस समय में हो रही होती हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हो रही होती है, कोई ट्रीटी में चेंज होता है, तो इन सबको जानना चाहिए आपको। Statement: Globalization means increasing integration between different economies and reducing economic gap between different nations. मुझे यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है, मैं एग्री हूँ इस स्टेटमेंट से कि ग्लोबलाइजेशन मीन इंक्रीजिंग इंटीग्रेशन, इंटरडिपेंडेंस एंड इंटरवाइनेस बिटवीन डिफरेंट कंट्री। लेकिन इससे मुझे एतराज है कि इट reduce इकोनॉमिक गैप बिटवीन डिफरेंट नेशन इन द वर्ल्ड। क्या आपको लगता है कि ग्लोबलाइजेशन जो है इकोनॉमिक गैप को कम करता है? इनफैक्ट ग्लोबलाइजेशन के बाद और इकोनॉमिक गैप बढ़ी है रिच और पुअर कंट्री के बीच में, बट फिर भी इसको ये ट्रू मानता है। मान लीजिए दिस इज अचीव्ड बाय इनहांसिंग ऑल रेस्ट्रिक्शंस बिटवीन नेशंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विस, कैपिटल। ये तो बिल्कुल ट्रू है, तो दोनों को ट्रू, बट विथ नोट विथ स्टैंडिंग दिस रॉन्ग स्टेटमेंट इन माय व्यू। लिसेज फेयर, देखिए लिसेज फेयर टाइप के जो वर्ड हैं, लिसेज फेयर, क्विड प्रो क्यो और मेनी, इस टाइप का, इंटर पेरिस पेरिस, ये सारे जो वर्ड है उसको याद कर लीजिए। आपको रिसर्च एप्टीट्यूड में यूजीसी नेट में पूछा जा सकता है, सीयू सेट में भी पूछा जा सकता है, कई जगह जहां पे कि जनरल क्वेश्चन पूछते हैं रेट में पूछा जा सकता है। लिसेज फेयर का मायने होता है कि नो इंटरवेंशन, कोई हस्तक्षेप नहीं करना, जैसा है उसको छोड़ दो। जब जो गवर्नमेंट होती है नेशन स्टेट की, वो इकोनॉमी में टांग नहीं अड़ाती है, तो उसको लिसेज फेयर पॉलिसी कहते हैं, जो कि नियो लिबरल पॉलिसी है। सो लिसेज फेयर होल्ड दैट द इकोनॉमी शुड नॉट बी अलाउड टू डू व्हाट इट विशेस। जस्ट रिवर्स कर लीजिए, इट अलाउज इकोनॉमी टू डू व्हाटएवर इट विशेस, प्राइवेट सेक्टर को छोड़ देती है, तो ये फॉल्स है। कैपिटलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी फ्री ट्रेड, बिल्कुल ट्रू है, तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स, सेकंड ट्रू। ये बहुत ही आसान है। लिबरलिज्म जो है, लिबरलिज्म, चलिए कम्युनिज्म से आते हैं। कम्युनिज्म, कार्ल मार्क्स, सोशल डेमोक्रेसी, बर्नस्टीन, लिबरलिज्म, एडम स्मिथ, फादर भी कह सकते हैं, वेल्थ ऑफ नेशन लिखा। तो मर्केंटलिज्म जो है फेडरिक लिस्ट, आप मिला लीजिएगा, इजी है, आप गेम भी खेल सकते हैं। हाउ डू सोशल डेमोक्रेसीज सीक टू अचीव ग्रेटर इक्वलिटी, अब इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें जो है केवल एक स्टेटमेंट को इन्होंने गलत माना है, मुझे भी लगता है ठीक है, सब जनरल स्टेटमेंट, थ्रू ह्यूज इंटरनेशनल बोरोइंग, बाकी सब सही है कि सोशल टैक्स बढ़ा दीजिए, सोशल जो वेलफेयर को बढ़ा दीजिए, ट्रेड से जो है बैलेंस ग्रोथ कीजिए, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कंट्रोल करते हुए, रेगुलेशन, ओनरशिप, इंपॉर्टेंट सेक्टर और इकोनॉमिक गवर्नमेंट के हाथ में रहे, जो इंडिया करती है, तो ठीक है। तो इसको ए बी सी आप कर सकते हैं। Which of the following is not related to parochial political culture? आपको पता है कि सिविक कल्चर नाम की बुक गैब्रियल अल्मंड और सिडनी बर्वन 1963 में लिखा था, जिसमें उन्होंने 5 कंट्री का सर्वे किया था। ये सब पूछा जाता है यूनाइटेड स्टेट में, देख लीजिए 5 कंट्री कौन थे, ये पूछा था, किसमें उन्होंने 3 टाइप के पॉलिटिकल कल्चर की इसमें जिक्र की थी, पैरोकियल, सब्जेक्ट एंड पार्टिसिपेंट। पैरोकियल मतलब ये हुआ, पैरोकियल मतलब होता है जो लोकलाइज्ड है, बहुत ज्यादा उनको
मतलब नहीं होता है, कोई नृप हो ही टाइप का है, कोई राजा हो में क्या फर्क पड़ता है। इन सबको जब आप पढ़ेंगे तो इसमें ये वाले पे अटक जाएंगे। हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ओरिएंटेशन टू द डिफरेंशिएटेड पॉलिटिकल सिस्टम। अब डिफरेंशिएटेड पॉलिटिकल सिस्टम बहुत इवॉल्व पॉलिटिकली डेवलप होता है, उसका ओरिएंटेशन पैरोकियल में नहीं होता है। ये बहुत ही लो लेवल का पॉलिटिकल कल्चर है, वो पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर है। तो इसीलिए ये सही है। ठीक है, मीडियम या डिफिकल्ट क्वेश्चन। वन इज नॉट बोर्न, मतलब ऐसे कही कि वुमेन आर नॉट बोर्न बट मेड। ये जो है आपको पता है कितनी बार मैंने ये कहा है कि ये सैमन डे वेबर का कहना है कि औरतें पैदा नहीं होती हैं, बनाई जाती हैं। इसके कहने का मतलब क्या है कि जो जेंडर है वो सोशल है, सोशल कंस्ट्रक्शन है। जो सेक्स है वो बायोलॉजिकल है। कोई मेल होता है, कोई फीमेल होता है, कोई जो है दोनों के बीच का भी हो सकता है, ट्रांसजेंडर हो सकता है। लेकिन आप उसको औरत बनाते हैं कि तुमको ऐसे लज्जा करनी चाहिए, तुम्हें ऐसा बोलना चाहिए, तुम्हें ऐसा चलना चाहिए, तुम्हें ऐसा बिहेव करना चाहिए, तुम्हें ऐसा काम करना चाहिए। ये सिमोन डे वेबर तोड़ती हैं, जो सेकेंड वेव फेमिनिस्ट या रेडिकल फेमिनिज्म की एक तरह से जनक सिमोन डे वेबर, जिन्होंने ये बात कही थी। ओके। और इसके बाद जो है दो पैसेज टाइप के क्वेश्चन हैं, तो वो बहुत डिफिकल्ट है कि यूट्यूब में उसको जो है उसको डील किया जाए। लेकिन फिर भी चलिए लेट अस ट्राई। एक मैंने लिया है, उससे अधिक लेना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत बड़े बड़े उसमें पैसेज होते हैं। अब ये जो है इतना बड़ा सा ये है, इसको मैं पढ़ूंगा तो नहीं। इसमें बेसिकली ये कह रहा है कि चाइना कैसे जो है इंडिया के एसेंडेंसी को देखता है। इंडिया जो चाइना, इसका जो नेबरिंग कंट्री है जैसे नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, कैसे देखता है इंडिया के एसेंडेंसी को। अमेरिका से उसका नाता कैसे रहा जब इंडिया पावर बढ़ रहा है, तो रसिया कैसे देखता है। तो इस टाइप की बातें इसमें हैं। मतलब इंडिया का जो औकात या स्टेटस जो बढ़ रही है, इकोनॉमिक, मिलिट्रली, जो स्ट्रेंथ, और एक जो साउथ एशिया का पावर बन रहा है, उसको ये सारे कैसे देखते हैं। इस पर ये जो है आर्टिकल है, बहुत अच्छी आर्टिकल है। चाइना उस पर कैसे रिएक्ट करता है, छोटे छोटे जो नेबर हमारे हैं वो कैसे रिएक्ट करता है, यूएसए क्या सोचता है, रसिया क्या सोचता है, चाइना क्या क्या उस पर एक्शन रिएक्शंस होती है एंड ऑल, और इंडिया का कैसे सॉफ्ट पावर बढ़ रहा है। इसको आप पढ़ लीजिए, मैं इसको पूरा पढ़ने नहीं जा रहा हूँ। India's ascendancy in South Asia has been received with a suspicion. How have some of the South Asian neighbors responded to it? ये आर्टिकल कहता है कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। ये कहता है कि वो इकोनॉमिक अलायंसेस बनाते हैं, एक्स्ट्रा रीजनल पावर जैसे एशियन के साथ या ईयू के साथ कर सकते हैं, या वो मिलिट्री अलायंस भी दूसरे कंट्री के साथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया जो बिग बिग सुपर जाइंट हमारे बगल में है उससे हम बचे रहें। तो ये बी और सी जो है ये सही है। मतलब इस आर्टिकल में ही ऐसा लिखा हुआ है। ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि वो इंडिया के अगेंस्ट एक घेराबंदी कर लेते हैं या वो अनीज को एक्सप्रेस पब्लिकली करते हैं, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू? ऑल द नेबर्स हैव प्रॉब्लम्स विथ राइजिंग इंडिया, नहीं, इस आर्टिकल में लिखा हुआ है सम ऑफ द नेबर्स हैव प्रॉब्लम, उसमें लिखा हुआ है, तो इसलिए ये सही है। तो ए जिसमें है वो सही नहीं है, ए हटा दीजिए। अब है बी सी डी ई डी सी, तो इन दोनों में कॉमन देखिएगा तो सी और डी कॉमन है, तो सी डी को तो आप मान लीजिए कि सही है, केवल ई पर आइए आप। चूंकि बी सही है और सी डी इससे सही है, तो बी सी डी जो है आप सही हो गया, आपको देखने की जरूरत नहीं, आप देख लीजिए। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इशूज यूएस एंड इंडिया आर नॉट कंफर्टेबल विद ईच अदर? ये दिया है कि यूएस के साथ इंडिया का जो क्लोजनेस है उसको रसिया भी सस्पिशन से देखता है, चाइना भी देखता है। लेकिन ये आर्टिकल कहता है कि इवन यूएस बहुत खुश नहीं है इंडिया से बहुत सारे मामलों में। किन किन मामलों में खुश नहीं है? वो ट्रेड निगोसिएशन में खुश नहीं है, वो सीरिया और जो मिडिल ईस्ट की जो बहुत सारे प्रॉब्लम पे इंडिया का जो व्यू है, फिलिस्तीन और इन सब पे भी खुश नहीं है। तो ये उसमें लिखा हुआ है, यही दो लिखा हुआ है, ए और डी। तो ए और डी है। साइनो इंडियन रिलेशनशिप कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ऑफ, उसमें ऐसा दिया है कि इसको क्या कहा जा सकता है। उसमें हिस्टोरिकल बैगेज की बात नहीं है, बाकी सब है, म्यूचुअल अनीज है, कंपटीशन कन्फ्रंटेशन है, आपने देखा है डोकलाम हो चाहे गलवान वैली हो, बॉर्डर डिस्प्यूट तो है ही। तो ए बी डी है, आसान ये सब है उस आर्टिकल से, मतलब उस आर्टिकल को एक बार रेफर करके आप देख सकते हैं। इन ऑर्डर टू बैलेंस ग्रोथ इन ग्रोइंग इंडो यूएस रिलेशन, जैसे कि चाइना बहुत सस्पिशियस है, चाइना हैज बीन ट्राइंग टू क्रिएट ए फ्रेंडशिप एक्सिस। किसके साथ वो फ्रेंडशिप बढ़ा रहा है? तो वो रसिया के साथ फ्रेंडशिप बढ़ा रहा है, ये उसमें दिया हुआ है। अब चाइना रसिया करीब आ रही है, देखिए क्या
एक समय में इंडिया रसिया कितना करीब था, इंडिया यूएस कितना दूर था, अब जो है चाइना रसिया करीब आ रहे हैं और इंडिया यूएस करीब जा रहे हैं। मेजर इरिटेंट जो इंडिया चाइना के रिलेशन में क्या क्या है, OBOR है, डोकलाम है, इंडिया यूएस रिलेशन भी है, यस, लेकिन इंडिया रसिया रिलेशन नहीं है। इस आर्टिकल में ये नहीं दिया कि इंडिया के रसिया के रिलेशन से चाइना को कोई तकलीफ है, उसको इंडो यूएस रिलेशन तकलीफ है। तो ABC इसमें है। रिसेंटली इंडिया हैज बीन सक्सेसफुल इन कमिंग क्लोजर टू द मेजर डेमोक्रेटिक कंट्रीज, ये भी सही है। विनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द नेबर, नो, इसमें दिया है कि हम नहीं जीत पा रहे हैं कॉन्फिडेंस नेबर का, जो हमसे सस्पिशियस होते जा रहे हैं हमारे ग्रोइंग पावर से। गेटिंग क्लोजर टू ए परमानेंट सीट इन यूएसएसी, नहीं, हम नहीं कर पाए हैं। कोटा भी इसमें लिखा गया, ये सब हम नहीं कर पाए, ये सब लिखा हुआ है कि हम परमानेंट मेंबर नहीं बन पाए यूएनएससी का, कोटा भी भरवा नहीं सके अपने फेवर में, तो केवल हम ए कर पाए। वॉट इरिटेट्स चाइना विसेबिस इंडिया, क्या उसको इरिटेट करता है चाइना को। इंडिया कमिंग क्लोजर टू वियतनाम, ये उसमें लिखा हुआ है कि जो साउथ चाइना सी के जो कंट्री हैं उससे जब इंडिया क्लोज आता है, ब्रुनई, ऑस्ट्रेलिया, इन सब से तो वो चाइना सस्पिशियस फील करता है। तो वियतनाम का भी उसमें नाम है। इंडिया सॉफ्ट पावर इमिनेट फ्रॉम, आपको पता है हार्ड पावर सॉफ्ट पावर क्या होती है। सॉफ्ट पावर से इंडिया का बॉलीवुड है, योगा है, स्पिरिचुअलिज्म है, हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो थॉट है, एंशिएंट सिविलाइजेशन है, इस टाइप की बातें, हमारा लिबरलिज्म है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी होना है। सो इंडिया सॉफ्ट पावर इसमें जो दिया गया है इस आर्टिकल में, वो है कि क्वेस्ट फॉर ए रूल बेस्ड ऑर्डर हम चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ को मानने वाला एक कंट्री माने जाते हैं, लॉ अबाइडिंग डिस्पोजिशन हमारा है, मतलब हम लोग एनार्किक नहीं है, बॉलीवुड म्यूजिक है, इमर्जिंग इकोनॉमी है, सारा इसमें है। तो ABCD सभी इसमें है। इंडिया सॉफ्ट पावर इज वेल डिमॉन्स्ट्रेटेड, इस आर्टिकल के अनुसार हमारा सॉफ्ट पावर इस तरह से डिमॉन्स्ट्रेट होता है, उसको माना जाता है वर्ल्ड में कि हमें G20 में लिया गया है, हमें ब्रिक्स में लिया गया है, यही दो है, वियतनाम, करीबाना, ये सब उसमें नहीं है। मतलब जो ये सब ऑर्गेनाइजेशन में जो हमें जगह दी गई है उससे हमें लगता है कि हमारे सॉफ्ट पावर को लोग मानते हैं। तो ये जो है A और C है। अब डियर स्टूडेंट, फाइनली यदि मैं आपको एक कोड बताऊं जो इस पूरे एक्सपीरियंस से, और भी मैंने 3 साल का क्वेश्चन भी देखा है, मैं इस पे गाइड पे भी काम करने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि इस टाइप के एग्जाम को कैसे क्रैक करें, जबकि मैंने पूरे एनालिसिस के दौरान आपको जगह जगह पे मैंने हिंट दिया है। सबसे पहले तो इसकी पैटर्न पे गौर कीजिए कि इसमें कोई भी क्वेश्चन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से नहीं है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट से नहीं है लगभग, और इसमें अधिकतर जो क्वेश्चन है इवन IR के थ्योरी से भी बहुत कम है। all IR GK, all IR GK and some history and some here and there जनरल क्वेश्चन है, इवेंट्स एंड ऑल। तो इसका लेसन ये है कि फिर भी आप अंडर ग्रेजुएट CBCS का जो सिलेबस है उसको जरूर रिवाइज कीजिए। यू नेवर नो कि कब जो है कुछ क्वेश्चन जनरल आ जाएं जो कि हर एग्जाम में आते हैं, और इसके लिए बेस्ट सोर्स आपके ओन नोट के अलावा मेरा ये मेरा ये कहना है कि सबसे जो पहला प्रेफरेंस अपने नोट को दीजिए। सेकंड जो है पॉल साइंस हेल्प की जो वीडियो है, उसके जो PDF नोट हैं, इवन जो एग्जाम गाइड है, यदि आपने उसको पढ़ा है तो ब्राउज कर लीजिए उसके की पॉइंट्स को एटलीस्ट। फिर जो है पॉल साइंस हेल्प की जो एग्जाम गाइड है, जो मैं इस बार ट्राई कर रहा हूँ JNU PISM IRM के लिए स्पेसिफिकली निकालने का, उससे जम के रिवाइज कीजिए। उसमें बहुत सारे आपको ऐसे इंफॉर्मेशन मिलेंगे जो एक जगह आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इंफॉर्मेशन तो कलेक्टेड ही है, लेकिन वो फोकस्ड ओरिएंटेड होंगे इस एग्जाम के लिए। तो उसको, और उसमें जो है बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होंगे, उसको से प्रैक्टिस कीजिए। देन ये सबसे इंपॉर्टेंट है इन दोनों के बाद कि आप नोट बनाइए IR GK पे। जितने इवेंट आप सोच सकते हैं IR के, खास करके अभी जो हुए हैं हाल में, और जो हिस्टोरिकली जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जितने ट्रीटीज हैं, इन्वायरमेंटल ट्रीटीज हो, चाहे जनरल हो, कोवेनेंट्स हो, प्रोटोकॉल्स हो, देन बुक्स एंड ऑथर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोड्स भी, ढेर सारे कोड देख लीजिए। ऑर्गेनाइजेशंस जितने भी हैं, जितने रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, WTO, वर्ल्ड बैंक, UN एंड ऑल, सबके बारे में। एंड देन करंट इवेंट को भी थोड़ा ब्राउज कर लीजिए मल्टीपल सोर्स से। उसके बाद जितने प्रैक्टिस MCQ हो सकते हैं उतना कीजिए। जैसे मैं UGC नेट की जो सीरीज चला रहा हूं उसको देखिए, सेट का, रेट का, DUET, BHU, SU, सभी उसके क्वेश्चन का यूनिवर्स सेम है। हो सकता है आपको कुछ जगह पे बहुत ज्यादा
आईआर के क्वेश्चन कम मिले तो उसको थोड़ा ध्यान कम दीजिए, लेकिन जनरल सेट एक ही होता है चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, उससे उसको प्रैक्टिस कीजिए। एंड जो मैंने आपको अभी तक बताया और लगातार बताता हूं, ट्रिक एंड टिप सीखिए एमसीक्यू क्रैक करने का। कैसे आप रॉन्ग स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे सही स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे मैचिंग गेम खेलते हैं, कैसे आप ऑप्शन से प्ले करते हैं। ऑप्शन में यदि आपको डी एक रॉन्ग मिल गया तो सबको निकाल देते हैं। ऑप्शंस को पहले ही चेक कर लेते हैं कि कितने ऑप्शन सही हैं, 3 हैं, 4 हैं, लाइक दैट। और बहुत सारे ट्रिक्स जो मैं लगातार बताने की कोशिश करता हूं, अपने एग्जाम गाइड में भी लिखता हूं। एंड फाइनली स्टूडेंट, डेवलप कीजिए नैक जो है करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पहचानने का। वो एक सिक्स सेंस होती है, सूंघने की क्षमता डेवलप कीजिए। एंड फाइनली गो फॉर योर गट फीलिंग। जहां पे आपको बहुत कंफ्यूजन हो, अपने दिल की आवाज सुनिए मेहनत करने के बाद, और वही उसी पे जाइए, दूसरे पे नहीं। सो गुड विशेस, बहुत जल्द मिलेंगे फिर एक वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जरूर आप डाउनलोड कर लीजिए, यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो जो मेरी अभी की जो पीजी एंट्रेंस टेस्ट गाइड है वो शुरू करने के लिए सबसे अच्छा है। एक बार प्राइमर, उसको क्विकली उससे प्रैक्टिस कर जाइए, फिर वेट कीजिए स्पेसिफिक जो गाइड मैं निकालने जा रहा हूं उसकी, और जो मॉडल टेस्ट पेपर मैंने निकाला है उसको भी क्रैक कर लीजिए या सॉल्व कर लीजिए। इस तरह से जुड़िए एंड हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए और जुड़े रहिए पॉल साइंस हेल्प कम्युनिटी के मेंबर बने रहिए। बाय, सी यू अगेन।